ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द बैच 2 ऑफ यूएस हिस्ट्री। आज हमारा है लेक्चर नंबर 1। ठीक है, थोड़े से हाउस रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। इन केस अगर आप इस मीटिंग से आउट हो जाते हैं तो दोबारा आपने उसी लिंक को फॉलो करके जो है ना वो दोबारा आ जाना है इसी मीटिंग में। ठीक है, और दूसरा हम पहले एजेंडा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम आज जो है वो लेक्चर में पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, उसके बाद साथ साथ जब जैसे जैसे हम अपने टॉपिक्स कवर करेंगे तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जो है ना चैट बॉक्स में पूछ ले, और अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही कि भाई दोबारा रिपीट कर दे तो मैं रिपीट भी कर दूंगी। ठीक है, तो आपने जो है वो कोई क्यूरीज वगैरह नहीं रखनी दरमियान में, जैसे ही कोई इशू आता है आपने फौरन जो है वो क्वेश्चन पूछ लेना है। ठीक है, तो हम जो है अपना सबसे पहले जो है ना वो एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं कि आज जो है ना हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम थोड़ा सा जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट में रखा है वो ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ यूएस। थोड़ा सा हम यूएस को डिस्कस करेंगे कि वो किस लोकेशन पे वाक़ है और उसमें कौन कौन से रीजन्स हैं, और जो उसकी ज्योग्राफी है उसने उसको सुपर पावर बनाने में किस तरीके से थोड़ा बहुत हेल्प किया। ठीक है, उसके बाद हम अमेरिकन कॉलोनाइजेशन, मतलब कौन कौन सी यूरोपियन पावर्स ने जो है वो अमेरिका को कॉलोनाइज किया। ठीक है, उसके बाद किस तरीके से ब्रिटेन आया, क्योंकि जो आपका सिलेबस है ना उसमें जो मेन फोकस है ना वो ब्रिटेन की कॉलोनाइजेशन पे है। ठीक है, तो हम लोग भी जब अपना कवर करेंगे तो हम स्पेनिश और फ्रेंच एक्सप्लोरेशंस को इतना नहीं देखेंगे जितना हम ब्रिटेन की एक्सप्लोरेशंस को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यूरोपियन पावर्स के आने से पहले वहां पे नेटिव अमेरिकन भी रहते थे। ठीक है, उनका लाइफस्टाइल क्या था, वो वहां पे कैसे आए। ठीक है, उसके मुतालिक डिफरेंट थेरीज हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे कि भाई यूरोपियन पावर्स को जरूरत क्या पड़ी उनको कि वो नई लैंड जो है उसको डिस्कवर करें, जो कि इवेंचुअली फिर अमेरिकन कॉलोनाइजेशन जिसकी वजह से हुई। ठीक है, कॉलोनाइजेशन हुई कैसी, डिफरेंट जो कॉलोनीज एस्टेब्लिश हुई थी, उसके बाद भी जो है वो कॉलोनीज, मतलब जो 13 कॉलोनीज इनिशियली स्टैब्लिश हुई वो किस किस तरीके से स्टैब्लिश हुई, थोड़ा थोड़ा हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उन कॉलोनीज ने अपनी जो मदर कंट्री थी ब्रिटेन उससे इंडिपेंडेंस क्यों हासिल की, उसके बारे में पढ़ेंगे। उस इंडिपेंडेंस में हम उसके कॉजेज पढ़ेंगे कि वो वॉर हुई क्यों, उस वॉर के इम्पैक्ट्स क्या थे। और जब हम ये सब टॉपिक्स कवर कर लेंगे ना तो उसके बाद हम मैंने 2002 से लेके 2021 तक जो पेपर्स है ना उनमें इन इन टॉपिक से जो जो क्वेश्चंस आए ना वो भी निकाले। फिर हम देखेंगे कि भाई हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से हम उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा एंड में पास पेपर्स का एनालिसिस होगा जब हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। सही है, तो ये जो है ना कि आज का जो है वो आज के लेक्चर का एजेंडा है। अब हम जो है ना फॉर्मली जो है अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक जो है वो सबको समझ आ गई है बात, स्टार्ट करें अपना लेक्चर, मुझे कंफर्म कर दें। ओके जी, सही है। अच्छा जी, सबसे पहले हम ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जैसे कि ओरिएंटेशन सेशन में बताया था कि आप जब यूएस हिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना, अगर आपने अपने पेपर को बाकियों से डिफरेंट बनाना होता है ना तो आपने सिर्फ टेक्स्ट पे रिलाई नहीं करना होता, आपने डायग्राम्स जो है ना उनको उनकी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायग्राम्स में परफेक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने बस अपना जो पॉइंट है ना वो कन्वे करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये एक यूएस का मैप बनाया हुआ है। ठीक है, ये कितना मुश्किल है बनाना, बहुत आसान है। ठीक है, आप इसी तरीके से जो है वो यूएस की बाउंड्री बनाना सीख लें, उसके मैप्स की प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, उसके अलावा आपको बस ये आपको सारी स्टेट्स भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे ये यहाँ पे यहाँ पे नहीं। ठीक है, जैसे आप वेस्टवर्ड एक्सपेंशन का क्वेश्चन आ जाता है, वो बताते हैं कि जी आपने जो है आपका लुजियाना कहाँ पे है। ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हवाले से आप डिफरेंट जो है ना वो अपने जो है वो मैप्स वगैरह जो है ना उनकी प्रैक्टिस लाजमी रखें। जैसे कि अभी हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे, लेक्चर 2, 3, 4 में मैंने जो है ना जो मैंने मैप्स प्रैक्टिस किए थे वो मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर करती रहूंगी। ठीक है, ये भी उसमें से ये वाला जो है ये यूएस का मैप है जो कि जेनेरिकली, और उसमें कितने रीजन्स हैं ये है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं यूएस की ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, आप अगर आप यहाँ पे देखें ये दुनिया, ठीक है, इसमें ये जो है ये अमेरिकन, एक मिनट अगर मैं ये खोल लूँ पॉइंटर, इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो है ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और ये आपका यूरोप है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है। अगर आप यहाँ पे अमेरिका को देखें तो इसके राइट साइड पे भी जो है वो क्या कहते होते हैं ओशन है, और इसके लेफ्ट साइड पे भी ओशन है। ठीक है, तो ये जो एक तरीके से ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है ना इसने इसको बड़ा हेल्प किया है सुपर पावर बनने में। ठीक है, यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड पे भी जो है ना राइट साइड पे अटलांटिक ओशन है, और ये जो रीजन है ना ये अटलांटिक स्लोप है। यहाँ पे उसके अपलेचन माउंटेन्स की रेंज आ जाती है, और यहाँ पे जो उसके लेफ्ट साइड है उस पे रॉकी माउंटेन्स की रेंज आ जाती है। ठीक है, तो ये जो दोनों तरफ से जो माउंटेन रेंजेस है ना इसने यूएस को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। और ये जो दरमियान में उसके पास रिवर है, इस रिवर की वजह से जो दरमियान वाला एरिया है ना ये
ये इतना फर्टाइल है कि यहाँ इसको जो है ना वो ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। यहाँ पे जो आपकी क्रॉप्स वगैरह उगती है ना वो बहुत फर्टाइल है। और ये जहाँ पे ये जो माउंटेन रीजन है यहाँ पे आपकी क्रॉप्स वगैरह नहीं उग सकती, लेकिन यहाँ पे जो शिप फॉर्मिंग, जो शिप बिल्डिंग हो गया या जो पोर्ट्स वगैरह हो गई, इनका काम बहुत अच्छा चलता है। और यहाँ पे जो है ना वो दुनिया के जो टॉप 10 मिनरल्स है ना वो इन माउंटेन रेंजेस में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो और इस तरीके से ये जो आपके मिनरल्स हैं, उसके अलावा ये जो आपकी ये जो यूएस की फर्टाइल लैंड है, इसने इन सब ने मिलकर जो है ना यूएस को सुपर पावर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प की, क्योंकि इसके पास नेचुरल रिसोर्सेज की जो है ना वो कोई कमी नहीं है। और अगर आप देखें, अगर आप स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी देखें, तो यहाँ पे जो यूरोप है ये इसके दरमियान में ओशन आता है और इस तरफ भी ओशन आता है, यानी कि कोई कंट्री आसानी से इस पे जो है ना वो अटैक वगैरह भी नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो है वो इंडिया है साथ, और अफगानिस्तान है, तो हम ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स गाहे बगाहे होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यूएस की बात करें तो उसके मामलात में इंटरफेयर करने वाले यूरोपियंस को थोड़ा बिल्कुल समुंदर पार से आना पड़ता। ठीक है, रशिया को भी समुंदर पार से आना पड़ता। ठीक है, तो उस ये चीज है ना नॉन इंटरफेरेंस, इसने जो है ना यूएस को मतलब जो है वो कहा कि भाई यूएस ने उसकी वजह से सब सिर्फ और सिर्फ अपने मामलात पे फोकस किया और अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो है वो इन्वेंशंस वगैरह पे फोकस करके उसने जो है इन सब चीजों ने जो है उसको सुपर पावर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प किया। क्योंकि इतनी जो थी ना वो यूरोपियंस जो थे वो इतनी आसानी से इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। एक तरीके से जो ओशंस थे ना उसने यूएस को प्रोटेक्ट करके रखा। उसके अलावा उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, उसके पास मिनरल्स भी थे, उसके अलावा उसके पास फर्टाइल लैंड भी थी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल फीचर्स यूएस वाज डिस्टाइन्ड टू बी सुपर पावर। ठीक है, लेकिन और अगर हम ये देखें कि ये जो है, अगर आप लोगों को पता है कि ये जो है ना ये लॉन्गिट्यूड्स की लाइन होती है और ये लैटिट्यूड की लाइन होती है। ठीक है, यूएस जो है ना वो टेम्परेट जोन में वाक़ है। ये जो इक्वेटर के ये जो ऊपर दो लाइनें हैं ना ये ट्रॉपिकल जोन है, लेकिन यूएस यहाँ पे वाक़ नहीं है। यूएस जो है ना, मैं एक मिनट पॉइंटर से आपको बताती हूँ, यूएस जो है ना ये यहाँ पे ये टेम्परेट जोन में वाक़ है। ठीक है, 23 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और जो टेम्परेट जोन है इसकी खसूसियत ये है कि यहाँ पे जो है ना चारों के चारों सीजन आते हैं और परफेक्ट वेदर होता है अगर आपने फार्मिंग वगैरह करनी होती है। जो ट्रॉपिकल जोन होता है ना यहाँ पे कोई क्लाइमेट चेंज नहीं होता, हमेशा जो है ना वो क्योंकि इक्वेटर के पास होते हैं, यहाँ पे गर्म टेम्परेचर होता है, जैसे कि इंडोनेशिया और मलेशिया होती है, तो वहां पे कोई एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यूएस जिस टेम्परेट जोन में वाक़, अगर आपको पता हो तो पाकिस्तान भी जो है ना वो भी टेम्परेट जोन में वाक़ है। तो जो यूएस है वहां पे जो है वो सीजनल चेंजेस भी आते हैं, वहाँ पे परफेक्ट वेदर होता है जिसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर भी पॉसिबल है, वहाँ की इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी है। वहाँ पे जो है आपके क्या कहते होते हैं शिप बिल्डिंग का कारोबार भी बहुत अच्छा चलता है, पोर्ट्स का कारोबार भी बहुत अच्छा चलता है, फर ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो इन सब रीजंस ने जो है ना जोग्राफी ने जो है ना यूएस को सुपर पावर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प किया था। तो ये मैंने कहा कि थोड़ा सा स्टार्ट में आपको पता होना चाहिए कि यूएस कहाँ पे वाक़ है, और अगर आपको इन केस यूएस की डायग्राम वगैरह बनाना पड़ जाती है पेपर में तो आप किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक थोड़ी सी चीजें क्लियर हुई हैं। यूएस की ज्योग्राफी वगैरह आपको समझ आई है? ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो हम लोगों का सिलेबस है ऑफिशियल। ठीक है, वो थोड़ी सी इनफॉर्मल सी चीजें थी कि आपको पता होना चाहिए कि यूएस कहाँ पे वाक़ है इन केस आपको बनाना पड़ जाता है, या कि आपको पता होना चाहिए कि मिसिसिपी रिवर जो है वो कहाँ पे वाक़ है, इसके इर्द गिर्द कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, अच्छा जी, अमेरिकन कॉलोनाइजेशन, इससे पहले कि वहां पे ब्रिटेन आया वहां पे ऑलरेडी कुछ लोग आबाद थे। अब वो लोग कैसे वहां पे आबाद थे इसके मुतालिक दो तीन थेरीज हैं। ठीक है, तकरीबन वहां पे 200 जो थे ना वो नॉर्थ अमेरिकन ट्राइब्स रहते थे, जो कि इतनी डाइवर्सिटी थी उनमें कि वो 200 जो थी ना वो डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस बोलते थे। तकरीबन जो अभी तक रिसर्च ने शो किया है 25 टू 50 मिलियन पीपल रहते थे कोलंबस के जाने से पहले वहां पे। ठीक है, अब वहां पे वो लोग गए कैसे, इसकी दो जो है वो लोग इसकी थ्योरीज है। एक तो ये है कि आपको पता है कि आइस एज जो है ना अभी तक दुनिया में 5 दफा आ चुकी है। आइस एज वो होता है वो वाला टाइम होता है जब ये जो सारे समुंदर वगैरह होते हैं, ये जो है ओशंस वगैरह ये सब जो है वो जम जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक टाइम था, लोग जो थे ना बेरिंग स्ट्रेट क्या है, बेरिंग स्ट्रेट है आपका जो अलास्का है रशिया का और जो यूएस है उसके दरमियान की जो रीजन है ना ये वाला रीजन। ठीक है, ये आपको पता है दुनिया गोल है। ठीक है, तो जो अलास्का, एक मिनट अगर मैं आपको यहाँ से दिखा सकूं, ठीक है ये अलास्का है। ठीक है, अलास्का आपको पता है दुनिया गोल है, तो बिल्कुल इसके इस साइड पे जो है ना यूएस के लेफ्ट साइड पे रशिया है।
तो जब आइस एज थी ना तो ये सब जमा हुआ था, तो जो दरमियान में अलास्का और रशिया के दरमियान में ओशन था ना वो भी जमा हुआ था। तो वहां पे तकरीबन किसी आइस एज के जमाने में 5000 साल पहले लोग जो थे ना उस एरिया से यहाँ पे आके जो है ना वो बेरिंग स्ट्रेट से जो है वो आके यूएस में, या जिसको आप अमेरिकन कॉन्टिनेंट कहते हैं, यहाँ पे आके आबाद हुए, ठीक है। और फिर वो आइस एज खत्म होगी और वो जो समुंदर था ना, वो जो उसमें क्या बर्फ जमी हुई थी वो खत्म होगी और वो जो कॉन्टिनेंट्स थे वो अलग-अलग हो गए, सही है। जिसकी वजह से जो नेटिव अमेरिकन थे वो उसी रीजन में कन्फाइन हो गए, अमेरिका वाले रीजन में, ठीक है। और दूसरी थ्योरी ये है, जो कि ये थ्योरी जो है ना वो एल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी है, टेक्टोनिक ड्रिफ्ट थ्योरी, कि सबसे पहले जो दुनिया थी ना वो इस तरीके से एक सुपर कॉन्टिनेंट की फॉर्म में थी, ठीक है, जिसको आप पेंगिया भी कहते हैं, ठीक है। तो हुआ ये कि जो आपको पता है कि जमीन के नीचे प्लेट्स हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से प्लेट्स की शिफ्ट मूवमेंट हुई, जिसकी वजह से जो सारे कॉन्टिनेंट्स थे ना वो अलग-अलग हो गए। आपका नॉर्थ अमेरिका, आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, सब अलग-अलग हो गए उस टेक्टोनिक शिफ्ट की वजह से, जिसको इसकी जो एल्फ्रेड वेगनर की ये थ्योरी है ना, इसको टेक्टोनिक ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं, सही है। ये चीज आपको समझ आई है कि कौन सी दो थ्योरीज हैं, एक है कि आइस एज वाली थ्योरी है और एक आपकी टेक्टोनिक ड्रिफ्ट थ्योरी है, कि वो नेटिव अमेरिकन लोग कैसे अमेरिका में जाकर आबाद हुए थे। समझ आई ये बात? ओके जी, अच्छा जी। तो वो लोग जो थे वो वहां पे जाके आबाद हो गए, ठीक है। और बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको पता था कि वो किसी और पर रिलाई नहीं कर सकते थे, उनको कोई आइडिया नहीं था कि भाई जो दूसरी तरफ की दुनिया है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट से पार की दुनिया है, यूरोप, अफ्रीका, एशिया वगैरह, वहां भी कोई लोग रहते हैं। तो उन्होंने सेल्फ सफिशिएंट वो हो गए थे, खुद अपने कॉर्न्स प्रोड्यूस करते थे, अपने पोटैटोज, पंपकिन, यैम, सब कुछ वो खुद प्रोड्यूस करते थे। उनको कोई आइडिया भी नहीं था कि भाई और भी कोई लोग रहते हैं, वो समझते कि बस हम ही रहते हैं। और दूसरे जो यूरोपियन लोग रहते थे वो भी यही समझते थे, ठीक है। जो उनका बेसिक आप कहते जो अर्निंग किस तरीके से वो करते थे, खाना वगैरह किस तरीके से खाते थे, हंटिंग हो गया, हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, और एग्रीकल्चर, ये कुछ जो थी वो उनकी जो थे वो अर्निंग के सोर्सेस थे। उसके बाद वो रहते किस तरीके के घरों में थे, लॉन्ग हाउसेस में रहते थे जो कि वुड से बने हुए होते थे। ज्यादातर जो थे वो जो है वो पत्ते भी खाते होते थे, और एनिमल्स की जो स्किन है वो भी खाते होते थे। और रिलीजन के मामले में भी बहुत डाइवर्सिटी थी। उन्होंने अपने डिफरेंट डिफरेंट खुदा रखे हुए थे। कुछ लोग जो थे, कुछ कबीले जो थे वो सूरज को पूजते थे, कुछ जो थे वो जो है वो चांद को पूजते थे, और कुछ जो थे वो इवन जो है वो प्लांट्स को भी पूजते थे, ठीक है। अब हम जो है वो कुछ डिस्कस कर लेते हैं मैप की मदद से कि कौन कौन से कबाइल जो थे ना वो कहाँ कहाँ पे आबाद थे। इन केस अगर आपको नेटिव अमेरिकन पे क्वेश्चन आ जाता है, आए कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि 3-4 अगर क्वेश्चन आ जाते तो आप उसको हैंडल कर सकें कि कौन से 3-4 कबाइल आबाद थे, और आप उसको एक्सपेंड कर सकें अगर आपको बेसिक नॉलेज, ठीक है। यहाँ पे आजकल आजकल का जहाँ पे न्यूयॉर्क है ना, यहाँ पे आपकी एक मिनट, यहाँ पे आपकी इरोकियस ट्राइब थी, ठीक है। जो इरोकियस ट्राइब्स थे ना, उनको इरोकियस ट्राइब्स इसलिए कहते थे कि यह कुछ 25-30 कबाइल थे, लेकिन इनकी जो जबान थी ना वो इरोकियस थी, ये जो लैंग्वेज बोलते थे ना वो इरोकियस थे, ठीक है। ये जो थे वो बड़े बड़े हाउसेस लोग, जो आप कह सकते हैं कि वर्टिकल में जो थे ना लंबे लंबे हाउसेस में रहते होते थे, ठीक है। उसके अलावा जो है वो एग्रीकल्चर पर रिलाई करते होते थे। और ये जो थे ना इरोकियस ट्राइब्स, ये मैट्रिलिनियल ज्यादातर इनकी सोसाइटीज होती है, यानी कि यहाँ पे वुमेन जो होती थी ना वो हेड ऑफ द सोसाइटीज होती थी, पेट्रियार्कल सोसाइटी नहीं होती थी। जैसे यूरोप में उस टाइम पे पेट्रियार्कल सोसाइटीज होती थी, जो मर्द होता था ना वो कैन यू रिपीट दिस, एक मिनट। अच्छा, इरोकियस ट्राइब, एक मिनट। अच्छा जी, जो इरोकियस ट्राइब्स है ना वो 25-30 कबीले थे, वो इकट्ठे रहते होते थे। इनको इरोकियस ट्राइब्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो इरोकियस लैंग्वेज बोलते होते थे। जो नेटिव अमेरिकन थे ना, मैंने आपको कहा उनमें भी बहुत डाइवर्सिटी थी, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, और वो डिफरेंट जो थे वो वे ऑफ लिविंग जो थे ना उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था। यहाँ जो थे ना ये लंबे लंबे घरों में रहते थे, सही है। उनके बहुत लंबाई में घर होते थे, चौड़ाई नहीं होती थी इतनी जितनी उनकी लंबाई होती थी, और वो वुड्स के बने हुए होते थे, ठीक है।
वुड लॉग्स जिसको आप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो था ना, जो ज्यादातर ये एग्रीकल्चर पे रिलाई करते थे, आप खाना भी वहीं पे वहीं से खाते थे, और जो है उसी से वही उनका जो था ना वो अर्निंग का सोर्स भी था। उसके अलावा ये जो सोसाइटीज होती थी ना, ये मेट्रिलिनियल सोसाइटीज होती थी। उसका मतलब ये होता है कि जो इसमें हेड ऑफ द सोसाइटी, हेड ऑफ द फैमिली होती थी ना, वो औरत होती थी। यहाँ पे औरतों का जो था ना वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, और जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होते थे ना उसमें वो औरतों की राय लेना बहुत इंपॉर्टेंट समझते थे। उसी टाइम पे अगर आप यूरोपियन सोसाइटीज देखें ना, तो वो पेट्रियार्कल सोसाइटीज होती थी। वहां पे तो इवन वुमेन की कोई से ही नहीं थी, ठीक है। वहां पे जो आप कह सकते हैं जो आपकी फैमिली का हेड होता था वो एक मर्द होता था, ठीक है। लेकिन इरोकियस ट्राइब जो थे ना वो मेट्रिलिनियल सोसाइटी थी, वहां पे जो लीड थी ना वो औरतें करती होती थी। समझ आइए महताब, समझ आ गया आपको इरोकियस? ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एल्गोनकियन ट्राइब्स। ये भी 25-30 ट्राइब्स रहते होते थे। इनकी जबान जो थी वो एल्गोनकियन थी, ठीक है। एक मिनट जरा मुझे, ओके जी, ठीक है। उसके अलावा ये थी कि ये हंटिंग और फिशिंग पे ज्यादा रिलाई करते होते थे। जो इरोकियस ट्राइब्स थे वो एग्रीकल्चर पे रिलाई करते थे, और एल्गोनकियन जो थे वो हंटिंग और फिशिंग पे रिलाई करते थे। और जो ज्यादातर यहाँ पे क्रॉप्स वगैरह उगाते होते थे, ये कॉर्न और स्क्वैश उगाते होते थे। और ये उसके अलावा जो अगर आप ये देखें, ये जो एल्गोनकियन ट्राइब्स है ना, ये ज्यादातर इस एरिया में रहते थे, जो आजकल का वर्जीनिया है ना यूएस का, वो। अब आ जाते हैं हम 3 एम्पायर्स और। ये यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तो नहीं थी, लेकिन ये साउथ अमेरिका में थी। जैसे आजकल जहाँ पे मेक्सिको है ना, वहां पे एस्टेक एम्पायर थी, ठीक है। एस्टेक एम्पायर जो थी ना वो भी जो है वो काफी बड़ी एम्पायर थी। तकरीबन 500 स्टेट्स मिल 500 स्टेट्स उसके अंदर थी, और तकरीबन जिसकी आबादी थी वो 60 लाख लोग रहते थे वहां पे। और बिल्कुल इसके जो साउथ है ना, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे थी आपकी माया एम्पायर। माया एम्पायर जो थी ना, ये सबसे ज्यादा जो थी ना वो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी यहाँ पे, ठीक है। और ये जो थी ना आर्ट एंड कल्चर के हवाले से बहुत मशहूर थी, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बहुत खूबसूरत किस्म का आर्किटेक्चर होता था। जैसे इन्होंने पिरामिड्स बनाए हुए थे, बहुत ज्यादा टेम्पल्स थे, पैलेसेस बहुत अच्छे बने हुए थे, ठीक है। तो ये जो आर्ट एंड कल्चर के हवाले से ये सिविलाइजेशन बहुत मशहूर थी। जैसे आजकल की टेक्सटिला वगैरह है ना, वो उस टाइम पे जो थी ना माया एम्पायर उस टाइम पे बहुत फेमस थी। उसके अलावा ये जो यहाँ पे आजकल का ये साउथ अमेरिका में इक्वाडोर, चिली और अर्जेंटीना आज जिस जगह पे है ना, वहां पे थी इनका एम्पायर, ठीक है। ये सबसे बड़ी एम्पायर थी, ठीक है। जो माया एम्पायर थी वो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी और सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट एम्पायर थी, जबकि इनका सिविलाइजेशन जो है ना, ये जो इनका एम्पायर है वो सबसे बड़ी एम्पायर थी, ठीक है। और अगर आप बात करें तो इन सब एम्पायर्स में अमेरिकन कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा डेवलप थी, पोलिटिकली भी और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी, ठीक है। मतलब इनके रूलर्स थे। उसके अलावा इन्होंने जो है ना वो वहां पे अपनी गवर्नमेंट वगैरह अच्छी खासी स्टैब्लिश की थी, सोना वगैरह और चांदी वगैरह भी इनके पास बहुत था, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा रिच एम्पायर्स थी, ये कुछ एम्पायर थे, ठीक है। तो अगर वो आपसे इन केस नेटिव अमेरिकन के बारे में पूछ लेते हैं कि वो किस तरीके से रहते थे, या 3-4 ट्राइब्स का आपको आइडिया होना चाहिए, सही है। यहाँ तक आपको नेटिव अमेरिकन की वे ऑफ लिविंग और कुछ जो नेटिव अमेरिकन हमने डिस्कस किए हैं वो समझ आ गए? ओके जी, हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ अमेरिकन कॉलोनाइजेशन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रेंच जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन से पहले फ्रांस और स्पेन भी आ चुका था कॉलोनाइजेशन करने, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्या कहते होते हैं कंट्री थी जिसकी कॉलोनाइजेशन ने सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट किया अमेरिकन कॉन्टिनेंट को, वो ब्रिटेन था, ठीक है। अब ब्रिटेन के बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे, बाकियों को हम जो है वो इतना डीपली नहीं जाएंगे, आया अलबत्ता हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ी अमेरिकन जो है वो यूरोपियन नेशंस को, डच हो गया, जो है आपका स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया और ब्रिटेन हो गया, कि जी वो एक अमेरिकन कॉलोनाइजेशन करना शुरू हो गया, ठीक है। इसके डिफरेंट रीजंस हैं। सबसे पहले है सर्च ऑफ न्यू ट्रेड रूट। हुआ ये कि आपको पता है कि सबसे पहले एक रोमन एम्पायर थी, वो बिल्कुल घटती घटती बिल्कुल बाइजेंटाइन एम्पायर बन गई, ठीक है। क्योंकि जब ऑटोमैन एम्पायर जो है वो, ठीक है, जब ऑटोमैन एम्पायर जो है उसने एक्सपेंड करना शुरू किया 1400 में, और 1450 में जो वहां का रूलर था सुल्तान मोहम्मद फातेह, उसने जो है जो थोड़ी बहुत बाइजेंटाइन एम्पायर बची हुई थी, जिसका उस टाइम पे कैपिटल जो था वो कंस्टेंटिनोपल था,
उसको भी जो है वो रोमन एम्पायर से छीन लिया, और वहां पे भी जो है ना वो ऑटोमन एम्पायर जो है ना, जो आजकल का आप इस्तांबुल कहते हैं ना, उस पे भी कब्जा करके वो भी जो है ना वो ऑटोमन एम्पायर में शामिल कर दिया। किसने? सुल्तान मोहम्मद फातेह है। ठीक है, तो जब यहाँ पे जो है वो मुसलमानों की हुकूमत आ गई, तो जो यूरोप थे ना, उनका एशिया के साथ ट्रेड रूट ही बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों ने जो है यहाँ पे कब्जा कर लिया। तो यहाँ पे तो पहले जी यहाँ से यूरोप से वो ग्रीस अपनी ट्रेड लेके जाते थे, फिर यहाँ से टर्की जाते थे, यहाँ पे रेड सी के जरिए से ना वो एशिया के साथ ट्रेड करते थे। ठीक है, ये मैंने मैप बनाया हुआ थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे मुसलमान आके बैठ गए, उन्होंने तो उनसे पैसे चार्ज करना शुरू कर दिया, और भाई उनको जो है ना वो तंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अब आप जितना फ्रीली पहले घूम सकते थे, अब यहाँ पे आप नहीं घूम सकते, क्योंकि अब आपकी यहाँ पे हुकूमत नहीं है, अब यहाँ पे हम हुकूमत करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे यूरोपियंस ने क्या किया, उन्होंने अल्टरनेट ट्रेड रूट जो है ना वो ढूंढना शुरू कर दिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, उनको आइडिया नहीं था कि भाई लेफ्ट साइड पे जो है ना कोई कॉन्टिनेंट भी है, वहां पे कोई लोग भी रहते हैं। तो उन्होंने जो कहा कि भाई दुनिया गोल है, तो अगर हम यहाँ से जो है ना वो लेफ्ट साइड पे जाएंगे ना, तो हम एशिया पहुंच जाएंगे। क्योंकि आप देखें, बिल्कुल अमेरिका के लेफ्ट साइड पे रशिया है, और वो बिल्कुल आपका पीछे जो है ना वो नीचे अमेरिका, वो एशिया आ जाता है, एशियन कॉन्टिनेंट आ जाता है। ठीक है, लेकिन उनको दरमियान में आइडिया नहीं था कि भाई यहाँ पे कॉन्टिनेंट भी खड़ा किया हुआ। उस टाइम पे उन्होंने आइडिया नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अच्छा ठीक है, आपने हमारा ये रूट बंद कर दिया है, कोई बात नहीं, हम यहाँ से जो है ना वो लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हम एशिया पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एशिया के साथ जो था ना इनकी ट्रेड, इनकी जो ट्रेड थी उस पे इनकी जो थी ना वो, मतलब पैसा शैसा सब बहुत डिपेंडेंट था, क्योंकि अगर वो अपनी चीजें एशिया बेचेंगे नहीं तो खाए पियेंगे कहाँ से। ठीक है, तो उसकी वजह से इनको बड़ी मुश्किल आई। जब वहां पे आके मुसलमान बैठ गए टर्की में, उनका तो वो जो ट्रेड रूट था रेड सी से जो जाता था वही खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि अगर हम जो है यहाँ पे लेफ्ट जाएंगे, उन्होंने ये भी सुना हुआ था कि भाई जो चाइना और जापान है वो बड़ी अमीर कंट्रीज है। उन्होंने कहा कि अगर हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे और अगर हम एशिया में लैंड कर जाएंगे, तो हमें जो है एक तो मार्केट्स भी मिल जाएंगी, एशिया की मार्केट्स तक एक्सेस भी मिल जाएगा, और हम चाइना और जापान में जो इतना सोना है जिसके बारे में हम किताबों में पढ़ते हैं, वो भी हमें जो है ना वो हासिल हो जाएगा, और हम जो है ना उनकी वेल्थ तक भी जो है ना वो एक्सेस हासिल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे आप देखें तो एक यूरोपियन नेशंस जो थी ना वो इसी तरीके से कॉलोनाइजेशन करी थी। जो कंट्री उनको लगता था कि यार यहाँ से मुझे फायदा हो सकता है, कॉलोनीज बना लेते हैं उनको, और उनको जो है ना वो प्लंडर करना शुरू कर देते, जैसे कि ब्रिटेन ने सब कॉन्टिनेंट के साथ किया था। ठीक है, तो इसी तरीके से वो अल्टरनेट ट्रेड रूट ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई इसीलिए भी कॉलोनाइजेशन होने की एक वजह ये भी थी। ठीक है, समझ आइए, सर्च ऑफ न्यू ट्रेड रूट क्यों उनको जरूरत पड़ी। ओके जी, हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते हैं। दूसरा ये कि दूसरी रीजन क्यों क्या थी कि जिसकी वजह से अमेरिकन कॉलोनाइजेशन हुई, वो ये थी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, 1450 में हुआ ये था कि आपका प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश हो गया। उससे पहले जो थी ना, लोग जो था वो हाथों से किताबें लिखते थे, तो वो किताबें बड़ी महंगी होती थी। जब प्रिंटिंग प्रेस बन गई और आपकी किताबें छपना शुरू हो गई, तो इजीली एक्सेसिबल हो गई। ठीक है, लोगों ने किताबें पढ़ना शुरू कर दी, और उनके जो थे ना वो दिमाग खुलना शुरू हुए, और आपके उस टाइम पे टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा तेजी से इनहांस करी थी, साइंस भी तरक्की करी थी, और आपके नए से नए जो थे वो नेविगेशनल मेथड्स आ रहे थे, नए से नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे थे, नई नई डिस्कवरीज हो रही थी। ठीक है, तो इसलिए भी जो था ना टेक्नोलॉजी ने भी बहुत ज्यादा एड किया कि उनको, लोगों को पुश किया कि भाई हम जो है ना वो नई डिस्कवरीज करें, नए ट्रेड रूट्स जो है वो लेके आए। तो ये भी एक रीजन था अमेरिकन कॉलोनाइजेशन का। जो नेक्स्ट रीजन था वो रिलीजियस परसिक्यूशन था। ठीक है, अब रिलीजियस परसिक्यूशन क्या था, ये इसको आपने थोड़ा गौर से समझना है कि लोगों को क्या जरूरत पड़ी कि वो यूरोप छोड़ के जो है वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में गए। ठीक है, ब्रिटेन में जो था ना वो हेनरी 8 उस टाइम पे हुकूमत कर रहा था। ठीक है, उसकी एक वाइफ थी, उसकी स्पेनिश वाइफ थी। ठीक है, उस स्पेनिश वाइफ से उसकी एक बेटी थी मैरी 1। ठीक है, कौन था? ब्रिटेन किंग था हेनरी 8, उसकी वाइफ थी स्पेनिश। ठीक है, उन दोनों से उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था मैरी 1। लेकिन जो ब्रिटेन का किंग था ना हेनरी 8, वो चाहता था उसका बेटा हो, तो वो दूसरी शादी करना चाहता था। और क्रिश्चियनिटी में जो है ना सिर्फ एक वाइफ रखने की इजाजत होती है। तो उसने कहा कि मैं डाइवोर्स ले लूंगा अपनी स्पेनिश वाइफ से जिससे उसकी बेटी थी। लेकिन उस टाइम पे जो डाइवोर्स थी ना वो आपका सिर्फ चर्च दे सकता था, और चर्च जो था वो वेटिकन सिटी इटली में था। ठीक है, तो चर्च से जब उसने कहा कि मैंने अपनी स्पेनिश वाइफ से डाइवोर्स लेनी है, मैंने दूसरी शादी करनी है, ठीक है, तो उसने मना कर दिया। क्यों? क्यों? क्योंकि जो आपका पॉप था ना उसके स्पेन से बहुत बहुत, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और जो उसकी बेगम थी ना हेनरी 8 की, वो स्पेनिश थी। जो स्पेन का किंग था ना उसकी बेटी थी। इस वजह से उसने कहा कि मैं नहीं दे सकता।
तो इस वजह से जो है वो आपका ब्रिटेन का किंग हेनरी VIII को गुस्सा आ गया और वो कैथोलिक चर्च से अलहदा हो गया। उसने इस चक्कर में एक अलहदा रिलीजन ही बना दिया जिसको आप बाद में प्रोटेस्टेंट कहते हैं। ये बात समझ आइए कि ब्रिटेन किंग क्यों कैथोलिक चर्च से अलहदा हुआ। ओके अच्छा, जब वो अलहदा हो गया तो उसने चलो जी उसने डाइवोर्स ले ली, उसने एक अपना अलग चर्च बना लिया। उसके बाद जो उसने दूसरी जो बेगम से शादी की तो उसका बेटा हुआ जिसको कहते हैं एडवर्ड 6, ठीक है। तो अब जब जो है वो डेथ हो गई हेनरी VIII की, तो सबसे पहले उसकी जो है वो बेटी मैरी 1 जो है वो हुकूमत में आई, क्योंकि मैरी 1 कैथलिक थी, ठीक है। तो उसने आके जो है ना, जो प्रोटेस्टेंट्स थे ना, जो उसके बाप ने चर्च अलहदा करके एक अलहदा रिलीजन ही बना दिया था, एक आपके फिर कैथलिक्स हो गए थे, एक आपके प्रोटेस्टेंट्स हो गए थे। लेकिन मैरी 1 जो थी वो पहली स्पेनिश वाइफ से उसकी बेटी थी, तो वो एक कैथलिक थी। तो जब उसके वालिद की डेथ के बाद सबसे पहले वो जो है वो हुकूमत में आई, तो उसने प्रोटेस्टेंट्स को जो है ना वो करना शुरू कर दिया, उनका जो है उनको मारना शुरू कर दिया, ठीक है। उनपे जो है वो परसिक्यूशन उनकी शुरू कर दी, ठीक है। उसको जो है ना वो हिस्ट्री में ब्लडी मैरी के नाम से भी याद किया जाता है। उसके बाद जो है ना उसका भाई जो कि दूसरी बेगम से हेनरी VIII का बेटा था हुआ था एडवर्ड 6, वो आया। और वो जो था वो प्रोटेस्टेंट था, क्योंकि वो जो हेनरी VIII की दूसरी बेगम थी ना उसका बेटा था, और जो कि उसने चर्च से टूट के बनाया था। और उसने जब वो बेटा था ना वो एक प्रोटेस्टेंट था, तो उसने जो था जब वो हुकूमत में आया तो उसने कैथलिक्स को जो है वो परसिक्यूट करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा कि भाई अजीब लोग हैं, ये अपना गुस्सा जो है वो हम पे उतार रहे हैं, रिलीजियस परसिक्यूशन चल रही है। तो इसीलिए भी लोगों ने कहा कि हम ये जगह ही छोड़ के चले जाएंगे। और वो जब अमेरिकन कॉन्टिनेंट डिस्कवर होना शुरू किया तो उन्होंने वहां से जो है वो माइग्रेशन स्टार्ट कर दी। समझ आ गई रिलीजियस परसिक्यूशन किस तरीके से हो रही थी यूरोप में। ओके, अब जी पॉपुलेशन नेक्स्ट जो आपका रीजन था कॉलोनाइजेशन का वो था पॉपुलेशन का। जो यूरोप की पॉपुलेशन थी ना वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, ठीक है। तकरीबन 100 मिलियन पॉपुलेशन हो गई थी, ठीक है। जिसकी वजह से वहां पे जो रिसोर्सेज थे वो भी कम पड़ रहे थे, और वहां पे जो वो एग्रीकल्चर करते थे ना बहुत उनके कन्वेंशनल मेथड से, कोई नई टेक्नोलॉजी भी यूज नहीं करते थे, जिसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्टिविटी ना वो भी इतनी ज्यादा नहीं थी, इतनी यील्ड नहीं हो रही थी। तो उनको नई लैंड चाहिए थी, उनको चाहिए था कि भाई अब हम जो है ना वो जमीन कम पड़ गई और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है, तो इसलिए भी वो जो है ना वो अमेरिका की तरफ उन्होंने माइग्रेशन की, ठीक है। और जो रॉ मटेरियल आता था आपका एशिया से वो जब ऑटोमैन वगैरह आए उन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो जिसकी वजह से आपका जो है वो बहुत ज्यादा कहत का अरसा भी रहा था यूरोप में, ठीक है। इस वजह से भी लोगों ने कहा कि हमें जो है ना वो नई लैंड जो है ना वो डिस्कवर करनी चाहिए। तो ये भी एक रीजन था अमेरिकन कॉलोनाइजेशन का। तीसरा था सर्च ऑफ पोटेंशियल मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है। अब जब उन्होंने अपनी जो है वो प्रोडक्शन उनकी बढ़ना शुरू हुई, ठीक है, यूरोपियन गुड्स की, तो उन्होंने कहा कि हमें हमको कोई ऐसी लैंड भी चाहिए जहां से हम रॉ मटेरियल्स लेके आए, यहाँ पे प्रोड्यूस करें और फिर जो है ना वो जाके उस वाले एरिया में बेचे, ठीक है। तो उस जो ये भी एक रीजन था अमेरिकन कॉलोनाइजेशन का। उसके बाद है इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म आपको पता है कि जो कॉलोनीज है ना, जो आपकी पावर्स हैं, उनकी उस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज थी, उनकी पावर इस तरीके से डिटरमाइन होती थी, जिस यूरोपियन पावर के पास सबसे ज्यादा कॉलोनीज होती थी उसके पास सबसे ज्यादा एरिया होता था कि वो वहां से जो है ना ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज प्लंडर कर सके, ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है ना रिसोर्सेज वहां से एक्सप्लॉइट कर सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में आया, यहाँ से पता नहीं वो कितने सोने और वो आपके रॉ मटेरियल्स वगैरह और कितने मिनरल्स जो है वो वापस उठा के ब्रिटेन ले गया, तो अल्टीमेटली फायदा मदर कंट्री का हुआ, ठीक है। तो हाँ, जो बेचारी कॉलोनीज थी वो तो गरीब से गरीब तर होती है ना। तो इंपीरियलिज्म भी यही था कि यूरोपियन पावर्स जो थी ना वो ज्यादा से ज्यादा जगह ढूंढ रही थी कि भाई उस जगह पे जाके हम ऑक्युपाई हो और वहां के जो रिसोर्सेज है ना उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू हो जाए। तो ज्यादा ज्यादा आपकी कॉलोनीज होंगी, आपके पास ज्यादा वेल्थ आएगी और आपका पॉलिटिकल क्लाउड बढ़ेगा और आप उतनी ही बड़ी पावर बन के उभरेंगी, ठीक है। तो ये उस टाइम पे इंपीरियलिज्म की एक फिलोसफी थी जिसको हर यूरोपियन पावर फॉलो कर रही थी। उसके अलावा प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड, ये भी एक रीजन थी अमेरिकन कॉलोनाइजेशन की। यूरोप में जो थी ना उस टाइम पे मोनार्की थी, ठीक है। उस टाइम पे जो है ना आपका चर्च का बहुत ज्यादा कंट्रोल था, तो ये जो बिशप्स वगैरह थे और ये जो मोनार्की थी इन्होंने लैंड्स पे कब्जा किया हुआ था, ठीक है। लोगों को लगा कि यार ये जो इतनी उन्होंने जो है वो लैंड्स वगैरह पे कब्जा किया हुआ है और हमारी जो है
हमने ये जो एग्रीकल्चर के लिए लैंड कम पड़ रही है, ऊपर से पॉपुलेशन भी इतनी बढ़ रही है जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, तो हमें जो है ना, अगर हम ये जो लोग, ये जो आपके एक्सप्लोरर्स हैं, ये नई लैंड डिस्कवर करें, तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे जाके हमें जो है वो हमारी अपनी नई जमीन मिलेगी, ठीक है, हमारी अपनी जमीन होगी जिससे हम अपना कारोबार कर सकते हैं, ठीक है, और हमें हमारी खुशहाली बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे लिए कोई खुशहाली नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इस लालच में भी लोग गए कि भाई हमारी किस्मत हो सकता है नई लैंड में जाके बदल जाए, ठीक है। तो ये भी एक रीजन थी अमेरिकन कॉलोनाइजेशन की। ये 7 रीजन जो हैं वो आपको कॉलोनाइजेशन की समझ आ गई है कि ऐसे क्या रीजन बनी कि यूरोपियन पावर्स जो हैं उन्होंने नई लैंड को जो है वो डिस्कवर करना शुरू किया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई कॉलोनाइजेशन हुई किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से डिफरेंट यूरोपियन पावर्स ने जाके है वहां पे कॉलोनीज वगैरह एस्टैब्लिश की। अच्छा जी, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कवर किया है कि अमेरिकन, हमने पहले भी पढ़ा है कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है वो अनएक्सप्लोर्ड था, वहां पे आपके कौन रहते थे, नेटिव अमेरिकन, जिनके बारे में हमने पढ़ा है पहले, वो एल्गोनकियंस हो गया, ठीक है, इरोकियंस हो गया, ये रेड इंडियंस वहां पे रहते थे, ठीक है। यूरोपियन पावर्स एक दूसरे के लिए जो थी ना, वो एक दूसरे से लड़की के ज्यादा से ज्यादा लैंड जो है ना उसको कॉलोनाइज करें, ठीक है। तकरीबन 15th सेंचुरी में जो है ना, इन्होंने जो है डिफरेंट आपके क्रिस्टोफर कोलंबस हो गया और जो थे वो नेविगेटर्स, इन्होंने जो है ना नए ट्रेड रूट्स तलाश करना शुरू किए, किस वजह से, जो हम पहले डिस्कवर कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो था ना, बहुत ज्यादा मैंने आपको बताया कि सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन जो था ना उसने इम्पैक्ट क्रिएट किया, बाकी जो स्पेन वगैरह हो गया या पुर्तगाल वगैरह हो गया या फ्रांस हो गया, इनकी कॉलोनीज इतनी देर तक नहीं रह सकी, वो हम आगे जाके देखेंगे। अच्छा जी, अब हम बताते हैं कोलंबस। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि जो अमेरिका है वो कोलंबस ने डिस्कवर किया, ये एक बहुत बड़ी मिथ है। कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर नहीं किया, वो हम अब देखेंगे कि असल में अमेरिका डिस्कवर किसने किया और कोलंबस ने असल में किया क्या था। न्यू वर्ल्ड आप कह सकते हैं, उसने अमेरिकन कॉन्टिनेंट का किसी हद तक कोई हिस्सा जो है वो डिस्कवर किया था, लेकिन अमेरिका जो था वो कोलंबस ने डिस्कवर नहीं किया था, ठीक है। अब हुआ ये कि जैसे ही लोगों को पता था कि भाई यहाँ पे और मुसलमान आ गए, ठीक है, यहाँ पे जो है अब हम आसानी से जो है वो नहीं ट्रेड कर सकते, तो जो नेविगेटर्स थे ना उनको पता था कि जो डिफरेंट किंग्स और क्वींस है ना, ये उनकी कमजोरी है कि उनको जो है ना नया ट्रेड रूट ढूंढ के दे, ठीक है। तो उसने जो है ना उसने कहा कि अपना भी उसने जो है ना वो आइडिया जो है ना वो प्रपोज करना शुरू किया, ठीक है। उसने कहा कि मैं जो हूँ ना, ये जैसे अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ना, ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ना, मैं यहाँ से लेफ्ट साइड पे जाऊंगा ना तो मैं एशिया में पहुंच जाऊंगा। तो उसने कहा कि मैं जो हूँ वो जाके अगर मेरी ट्रिप को कोई स्पॉन्सर कर देना तो मैं वादा करता हूँ उस मलका या उस किंग से कि मैं जो हूँ ना उसको सोना वगैरह वापस लाके दूंगा और मैं नया ट्रेड रूट जो है वो डिस्कवर करूंगा, ठीक है। तो उसने जो है ना यही आइडिया जो है ना डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज के जो हेड वगैरह थे उनको जाके पिच करना शुरू किया। तकरीबन जो किंग आप कह सकते हैं, जो स्पेन है ना, स्पेन में उस टाइम पे किंग फर्डिनेंड और क्वीन इजाबेल की हुकूमत थी, ठीक है। तकरीबन ये 3-4 दफा उनके पास गया, लेकिन उन्होंने कोई खास इसकी बात नहीं सुनी, ठीक है। लेकिन 1492 में ये हुआ कि उस टाइम पे स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत उससे पहले थी, लेकिन जो किंग फर्डिनेंड और क्वीन इजाबेल ने 1492 में मुसलमानों को स्पेन में शिकस्त देके वहां से निकाल दिया, तो वो थोड़े से फारिग हुए। तो वहां पे ये फिर चौथी पांचवी दफा गया, तो वहां पे जाके उसने अपना आइडिया जो है वो पेश किया कि आप मेरे ट्रिप को स्पॉन्सर कर दें, मैं आपके लिए नया ट्रेड रूट भी जो है वो ढूंढूंगा। वहां पे जो है ना, मैंने सुना है बहुत ज्यादा एशिया में गोल्ड वगैरह, क्योंकि वो तो यही समझा था ना कि अगर मैं लेफ्ट साइड पे जाऊंगा यूरोप से तो मैं तो जो है वो एशिया पहुंच जाऊंगा। तो उसने कहा कि वहां पे मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा गोल्ड वगैरह भी है चाइना और जापान में, तो मैं आपको वो दूंगा, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको वो ला के दूंगा, सोचें, उसके अलावा मैं आपको एक नया ट्रेड रूट डिस्कवर करके दूंगा, और वहां पे जाके ना एक ये जो आपने क्रिश्चियन एम्पायर है ना इसको भी एक्सटेंड करूंगा, वहां पे जाके मैं क्रिश्चियनिटी जो है ना उसको भी फैलाऊंगा। तो ये 2-3 चीजों का उसने वादा किया उनसे। उसने कहा कि आप बस जो है ना मेरा ट्रिप स्पॉन्सर कर दें, सही है। तो अब जब उसने ये बातें की तो किंग फर्डिनेंड और क्वीन इजाबेल उसकी बातों में आके उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारा जो ट्रिप है ना वो स्पॉन्सर कर देते हैं, सही है। तो उसने जो है ना अपनी वॉयज शुरू की और उसने जो है ना वो चलना शुरू किया। अब जब वो यहाँ से लेफ्ट गया ना, तो ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे जो है ना बाहमस और 2-3 जो है ना वो आइलैंड्स है। वो यहाँ पे बाहमस के आइलैंड्स पे पहुंचा। जब वो आइलैंड्स पे पहुंचा ना, पहले वो बाहमस के आइलैंड्स पे पहुंचा, वेस्ट इंडीज, क्यूबा, हेटी, ये सब यूएसए से नीचे है, नीचे की तरफ है, आपको भी आइडिया, ये सब छोटे छोटे आइलैंड्स है। जब इन आइलैंड से पहुंचा उसको लगा कि भाई वो तो जो है ना वो एशिया पहुंच गया। इवन मरते दम तक उसको आइडिया नहीं था कि ये नई लैंड है, वो समझा कि मैं जो ना एशिया में पहुंच जाऊं। उसने बहुत ढूंढा, वहां पे नेटिव अमेरिकन को कत्ल करना शुरू कर दिया, उनके घरों में लूटमार शुरू कर दी कि भाई कहीं से गोल्ड निकल आए, लेकिन उसको कहीं से गोल्ड नहीं मिला, ठीक है। उसने वहां पे फिर स्पेनिश सेटलमेंट शुरू कर दी,
क्योंकि वो स्पेन की स्पॉन्सरशिप से आया था, ठीक है, और उसने तकरीबन वहां पे 80 लाख नेटिव अमेरिकन को मार दिया, ठीक है, जो वहां की माया, इनकाज और एस्टेक एम्पायर हमने पहले डिस्कवर की थी ना, उनसे जो है वो सोना वगैरह जितना उनके पास थोड़ा बहुत था वो हत्या के उनको उन्होंने मारना शुरू कर दिया, जो आपके जो है वो यूरोपियन लोग आए थे, स्पेनिश लोग आए थे, ठीक है। तो उसके बाद जो थोड़ा बहुत उसको सोना मिला वो लेके वापस गया, वो दोबारा 1493, 1498 और 1502 में आया, ठीक है। लेकिन उसको इवन मरते दम तक नहीं आइडिया था कि भाई वो जिस लैंड को जो है वो बाहामास, वेस्ट इंडीज और क्यूबा और हेटी के जो आइलैंड्स हैं उनको वो एशिया समझ रहा है, वो असल में है नहीं, वो एक जो है वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। लेकिन खैर फिर उसको आखिर तक आइडिया नहीं हुआ, वो समझता रहा कि उसने जो है वो एशिया दरियाफ्त कर लिया, लेकिन आखिरकार उसकी 1506 में डेथ हो गई, सही है। तो उसने डिस्कवर भी सिर्फ ये वाले रीजन किए थे, जो बाहामास हो गया, ये उसने ये जो अमेरिका की असल मेनलैंड अमेरिका है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इसमें कभी वो लैंड ही नहीं किया, ठीक है। उसके अलावा जब फिर उसके बाद 1497 में अभी एफर्ट्स चल रही हैं, ठीक है, अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिस्कवर नहीं हुआ। 1497 में जॉन कैबॉट जो थे ना वो ब्रिटेन के, वो भी जो है उन्होंने भी जो है ना वो आजमाई, उसने उन्होंने जो है वो उन्होंने कहा चले हम भी जो है ना वो जाके देखते हैं जर्नी पे कि शायद हमें नया ट्रेड रूट मिल जाए, लेकिन उनको भी नहीं मिला। 1499 में फ्रांस ने भी ट्राई किया, उनको भी नहीं मिला। फिर 1507 में एक इटालियन जो था ना वो एक्सप्लोरर था, उसका नाम था अमेरिगो वेस्पुची। वो जो था ना, ये अमेरिकन कॉस्ट है ना, ये वाली जो ब्लैक से मैंने हाईलाइट की हुई है, यहाँ पे उसने ट्रेवल किया और उसने जाके दुनिया को बताया भाई, जिसको आप एशिया समझ रहे हैं ना, ये जो कोलंबस जिसको एशिया समझता रहा, वो एशिया नहीं है, वो एक नया वर्ल्ड है, ठीक है। वो जो है ना वो एक नया कॉन्टिनेंट है। तो अब आप देखें, इसका नाम है अमेरिगो वेस्पुची, तो अमेरिका है ना उसका नाम इधर से आया। तो असल बंदा जिसने अमेरिका डिस्कवर किया है ना, वो ये इटालियन एक्सप्लोरर है अमेरिगो वेस्पुची। तो यहाँ तक समझ आई है किस तरीके से जो है वो अर्ली वॉयजेस हुई हैं। ओके जी, अच्छा जी। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि भाई अब स्पेन भी आ गया है, फ्रांस भी आ गया है, ब्रिटेन कहीं दूर दूर तक हमें नजर नहीं आ रहा। ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से ब्रिटेन जो है वो बहुत लेट उसने कॉलोनाइज, अब ये देखें 1497, ये 1493, जब ब्रिटेन है ना वो जाके कहीं 1600 में आया, ठीक है। 1500 में उसने कुछ की थी ट्राई, लेकिन वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, वो हम जाके देखेंगे क्या ट्राई की थी उसने, ठीक है। ब्रिटेन के लेट होने की वजूहत ये है, उसने 1585 में जाके अपनी पहली कॉलोनी एस्टैब्लिश किया, ठीक है। पहली तो रिलीजियस परसिक्यूशन, मैंने आपको बताया वो किंग वो क्वीन मैरी और वो किंग जो है वो एडवर्ड सिक्स, उनकी आपस में लड़ाइयां चल रही थी, ठीक है। तो वो उस वजह से भी एक जो है ना उनको बहुत टाइम लगा स्टेबल होने में, तो इस वजह से भी वो जल्दी जो है ना वो एक्सप्लोरेशन स्टार्ट नहीं कर सके, जो और स्पेन और फ्रांस ने जो है ना वो पहले एक्सप्लोरेशन शुरू कर दी। दूसरा था स्पेनिश अर्माडा। स्पेनिश अर्माडा ये हुआ कि स्पेन और ब्रिटेन की आपस में लड़ाई थी, ठीक है। मैंने आपको बताया ना उस टाइम पे यूरोपियन पावर्स के दरमियान लड़ाई होना आम सी बात थी। तो स्पेन जो था ना वो 14th और 15th सेंचुरी की बहुत बड़ी नेवल पावर था, ठीक है। उस टाइम पे जो स्पेनिश अर्माडा और सी डॉग्स जो कि ब्रिटेन के नेवल आर्मी थी, उसको सी डॉग्स कहते थे, इनके दरमियान एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो ब्रिटेन ने जो था ना वो स्पेन को हरा दिया था और एक बहुत बड़ी नेवल पावर बन के जो था ना वो इमर्ज हुआ था, ठीक है। तो इस वॉर ने जो है ना वो ब्रिटेन को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया। इसके बाद क्वीन जो थी ना उस टाइम पे, उसने कहा कि भाई अब जो है ना हम थोड़ा कॉलोनाइजेशन की तरफ आते हैं। ये दो रीजन थी, एक तो ये रिलीजियस परसिक्यूशन और दूसरी वजह ये थी कि वो स्पेन के साथ लड़ाई में जीती थी। इसके बाद जब इन दो चीजों से फारिग हुए तो उनके बाद उन्होंने सोचा कि चलो अब जो है ना हमें भी अपनी पॉलिटिकल क्लाउड बनाना है, हमें भी अपनी वेल्थ बढ़ानी है, तो हम जो है ना अब अपनी जो है उसकी तरफ हम जो है कॉलोनाइजेशन पे जो है ना वो फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है ना मैंने एक थोड़ा सा मैप बनाया हुआ है कि जो ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे 3 यूरोपियन पावर्स कैसे एस्टेब्लिश, ये जो आपको 1 वाला पार्ट देख रहे हैं ना, यहाँ पे आके इस वाले एरिया में जो है ना वो इंग्लैंड ने आके कॉलोनीज एस्टेब्लिश की थी। और ये जो 2 का पार्ट है ना, ये जो कनाडा का पूरा रीजन है, और ये जो मैंने पूरा हाईलाइट किया हुआ है 2 वाले एरिया में, यहाँ पे आके फ्रांस ने जो है वो अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश की थी। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये जो फ्लोरिडा का रीजन है जहाँ पे 3 लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो मेक्सिको का रीजन है, ये जो था ना वो स्पेन के कब्जे में था। तो ये उस टाइम पे था जब ब्रिटेन ने आ गया कॉलोनाइजेशन करने के लिए। ये तो ये 3 रीजन थे अमेरिका के, जो कि 3 डिफरेंट यूरोपियन पावर्स के कंट्रोल में थे। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा ऐप तरीके से मैंने नीचे वाले मैप में बताया, ये यूएस का मैप है। इतना अच्छा आपको उधर भी बनाने, परफेक्शन इतना टाइम भी नहीं होता, परफेक्शन भी आपने नहीं इतनी दिखानी होती कि आप मैप इतने खूबसूरत तरीके से बनाते रहे कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टाइम ही गुजर जाए। उसने जो बातें पूछी है ना, इन केस अगर आपके कॉलोनाइजेशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप ब्रिटेन की कॉलोनाइजेशन की बात करें, तो आप ये मैप बना के दिखा दें कि भाई ब्रिटेन इस टाइम इधर था, फ्रांस की जो थी ना वो फ्रांस ने ये वाली जगह पे अमेरिका की कब्जा किया हुआ था, और जो स्पेन था ना उसने इस वाली जगह पे कब्जा किया हुआ था।
एक मिनट, when exactly did established its first colony? अच्छा, वो हम आगे अभी अवैस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। 1585 में जो था ना, उसने फर्स्ट अपनी कॉलोनी बनाई थी, लेकिन वो कॉलोनी जो थी ना, उसको लॉस्ट कॉलोनी के नाम से याद किया जाता है। लेकिन फिर ऑफिशियली जाके 1607 में जाके पहली कॉलोनी जो थी ना वो एस्टैब्लिश हुई थी, जिसको वर्जीनिया कॉलोनी कहते थे। लेकिन उससे पहले भी एक बनी थी रोनॉक, लेकिन वो जो थी ना वो खत्म हो गई थी। उसकी स्टोरी भी हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये भी आगे जाके आपको समझ आ जाएगी, सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये जो आपने पूछा था ना, जो पहली कॉलोनी कब इस्टेब्लिश की थी, 1585 में, लेकिन वो चली नहीं, ठीक है। वो उसकी स्टोरी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है वैस। ओके ओके, अच्छा जी, अब ब्रिटेन ने जो है वो कैसे कॉलोनाइज किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि बाद में बना कॉन्टिनेंट, अमेरिकन कॉन्टिनेंट को, और क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। अब जो हम कॉलोनीज को एक एक करके थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर ब्रिटेन की कॉलोनाइजेशन की बात आ जाती है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि जो 13 कॉलोनीज हैं उनके पीछे थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड का आइडिया होना चाहिए। 2-4 कॉलोनीज को आप थोड़ा डिटेल में कर लें, उसके अलावा जो बाकी कॉलोनीज हैं उनका बैकग्राउंड नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि किसने स्टैब्लिश की, ठीक है। क्योंकि अगर आपने 20 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो इतनी नॉलेज को आपसे डिमांड करता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, ब्रिटेन, अब यहाँ पे फ्रांस भी एस्टैब्लिश हुआ, यहाँ पे आके फ्रांस ने भी अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की, यहाँ पे आके स्पेन ने भी अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की। लेकिन जो ब्रिटेन है ना, वहां उसने असल में यहाँ पे लाके अपनी जहाँ पे लाके अपनी फैमिलीज एस्टैब्लिश की, ठीक है। फैमिलीज को यहाँ पे लाके बसाया, जिससे आगे जो है ना वो नस्लें चलना शुरू हुई। वहाँ जो आपके क्या कहते होते हैं, स्पेन और फ्रांस है, उन्होंने फैमिली फॉर्मेशन पे इतना वो नहीं किया, वो इतने लोग लाते नहीं, ज्यादातर वहाँ पे सिर्फ मर्द आते थे। लेकिन जो ब्रिटेन था ना, वो यहाँ पे आके उन्होंने औरतों और मर्दों को बसाना शुरू किया, उन्होंने यहाँ पे आके फैमिलीज को बसाना शुरू किया, ठीक है। वो सिर्फ उन्होंने मटेरियल गेन्स के लिए ये किया, लेकिन जो ब्रिटेन था ना, उसने उनका यहाँ पे रहने का पूरा इरादा था, तो वो उस हिसाब से तैयारी करके आए थे, ठीक है। तकरीबन उन्होंने 13 कॉलोनीज जो थी ना वो डिफरेंट अरसे में जो है ना वो बनाना शुरू की, और वहां पे 3 तरीके से एस्टैब्लिश हुई। जो ब्रिटेन था ना, उसमें प्रोप्राइटरी राइट्स ही होते थे कि किसी एक बंदे को राइट मिल जाता था और वो पूरी की पूरी कॉलोनी एस्टैब्लिश करती थी। तो उस कॉलोनी से जो पैसा जनरेट होता था ना, वो सिर्फ एक बंदे को जाता था, या कोई कंपनी भी जो था ना, राइट्स मिल जाते थे। उस कंपनी में डिफरेंट लोग होते थे, जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उस कंपनी में 3-4 लोग होते थे। वो 3-4 लोग मिलके उस कॉलोनी के क्लेम्स खरीदते थे, वो जाके अमेरिका में वो कॉलोनी एस्टैब्लिश करते थे। तो वहां से जो पैसे जनरेट होते थे वो सब में डिवाइड होते थे, ठीक है। जैसे कि अब आपको पता है, आपने सुना ईस्ट इंडिया कंपनी का बड़ा नाम सुना है सब कॉन्टिनेंट में, उसको चार्टर मिला था जाके उधर अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करने का, ठीक है। तो वो उसके जो पैसे थे ना, जो सब कॉन्टिनेंट से निकलते थे, वो जो था वो ब्रिटेन को तो उसका शेयर जाता था, लेकिन जो मेन शेयर होल्डर था ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसी तरीके से अमेरिका में भी यही चाल खेली जो है वो ब्रिटेन ने, उन्होंने जो है वो प्रोप्राइटरी राइट्स सिंगल बंदे को भी राइट्स दिए और कंपनी को भी राइट्स दिए, ठीक है। अब वहां पे जो था ना, बाद में जो है जाके वहां पे थोड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी भी जनरेट होना शुरू हुई डिफरेंट कॉलोनीज में। उनकी अपनी जो थी ना वो एक काउंसिल होती थी, जहाँ पे वो लोगों को खुद इलेक्ट करते थे। तो जो डेमोक्रेसी थी ना वो बहुत पुरानी थी, पुरानी है अमेरिका में, ठीक है। उन्होंने बहुत इवन कॉलोनियल, जब वो कॉलोनी में थे ना ब्रिटेन के, तब से उन्होंने जो थी ना वो डेमोक्रेसी जो थी ना उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी। इसको जाके हम थोड़ा आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं वर्जीनिया की कॉलोनी में। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं कॉलोनीज। सबसे पहले जो ऑफिशियल कॉलोनी जो थी उन्होंने स्टैब्लिश की थी, वो थी रोनॉक। 1585 में इसको लॉस्ट कॉलोनी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो हम पढ़ेंगे। 1585 में क्वीन एलिजाबेथ जो थी ना, जब उसने स्पेनिश आर्माडा से वो फारिग हुई ना, जो और जो आपको मैंने बताया रिलीजियस परसिक्यूशन से वो फारिग हुए, तो उन्होंने वॉल्टर रेले नाम का एक बंदा था, उसको चार्टर किया। उसने कहा कि जाओ तुम जाके जो है ना, जो हमने लैंड डिस्कवर किए ना, वहां पे जाके अपनी जो है ना कॉलोनी बनाओ, ठीक है। अब वहां पे जाके उसने अपनी कॉलोनी बना ली, ठीक है। वहां पे जाके जब इन लोगों ने जो है वो अपनी कॉलोनी वगैरह बनाना शुरू की, तो उनको तो आइडिया नहीं था, वहां का जो मौसम था वो से इतना फेमिलियर भी नहीं थे, सही है। तो जब उन्होंने वहां पे जाके लोग वगैरह जो है वो बसाना शुरू किए, तो उनको आइडिया हो गई ये तो मौसम जो है ये तो इतना फेवरेबल नहीं है, मतलब वहां पे सर्दी जो थी वो बहुत शदीद किस्म की होती थी। तो जैसे मैंने आपको बताया था, वो वहां पे फैमिलीज वगैरह लेके गए थे, तो वहां पे जाके उसकी क्या कहते होते हैं, पहली जो बेटी पैदा हुई ना सेटलर्स की, उसका नाम था वर्जीनिया डेयर, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था वहां पे वो फैमिलीज वगैरह वो इस मकसद से गए थे कि वहां पे उन्होंने रहना है। तो वहां पे पहली बेटी जो थी उसका नाम था वर्जीनिया डेयर, जो लड़की वहां जाके पहली दफा पैदा हुई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वो उनको आइडिया नहीं था कि भाई यहाँ पे फूड और रिसोर्सेज इतनी जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो
1585 में वो गए और 1590 में जो था ना उनके पास फूड और रिसोर्सेज खत्म हो गए। तो जो जॉन वाइट एक बंदा था जो वर्जीनिया डेयर लड़की पैदा हुई थी, उसका उसका जो था वो ग्रैंडफादर था, ठीक है। उसने कहा कि मैं इंग्लैंड जाता हूँ और मैं जो हूँ ना वहां से कोई खाने वगैरह का सामान लाता हूँ, ठीक है। तो जब आपको पता है उस टाइम पे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इतने अच्छे नहीं थे, महीने लग जाते थे जो था वो समुंदर पार करके जाते हुए इंग्लैंड से और फिर वापस आते हुए, तो उसको 4 महीने लग गए वो जो है वो फूड और रिसोर्सेज लेके जब वापस आया ना, तो जिन लोगों को वो पीछे छोड़ के गया था ना, उधर उन जब वो वापस आया उस जगह पे तो वो कॉलोनी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। वहां पे स्केलेटन्स और बोन्स पड़ी हुई थी। इवन वर्जीनिया डेयर की भी जो थी ना वो उधर बोन्स वगैरह पड़ी हुई थी, जो कि बाद में उन्होंने जो था वो काफी अरसे बाद जो था वो उन्होंने डीएनए टेस्टिंग से पता चला था, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ बाद में पता चला था। उस टाइम पे किसी को कोई आइडिया नहीं था कि भाई वो, और अभी तक कोई अभी भी सिर्फ गेसेस हैं कि वो कॉलोनी जो थी वो क्यों खत्म हुई है, ठीक है। जब वो बंदा वहां पे गया तो वहां पे स्केलेटन्स और बोन बिखरे हुए थे और सामने जो ट्री था ना उसके ऊपर क्रोटोन लिखा हुआ था, ठीक है। और बस ये जो कॉलोनी थी ना यहाँ पे खत्म हो गई। बाद में 1960s में कभी उन्होंने डिस्कवर किया तो पता चला ये जो क्रोटोन था ना ये उस टाइम पे एक इंडियन ट्राइब था। जैसे मैंने आपको बताया ना वहाँ पे पहले नेटिव अमेरिकन रहते थे, तो वो क्रोटोन उन ट्राइब में से एक का नाम था। तो अब डिफरेंट थेरीज हैं। कोई कहता है कि खाना पीना ना मिलने की वजह से उनकी डेथ हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि वहां पे नेटिव अमेरिकन आए, उन्होंने उनको मार दिया, ठीक है। बीच में वर्जीनिया डेयर को भी मार दिया, ठीक है। तो ये डिफरेंट थेरीज हैं, लेकिन इस कॉलोनी को जो हिस्ट्री है उसमें लॉस्ट कॉलोनी के नाम से याद किया जाता है। जहाँ पे जो उसने पहली ब्रिटेन ने कॉलोनी आबाद की थी वो जो थी वो एक तरीके से फेल हो गई थी। तो समझ आई आपको लॉस्ट कॉलोनी की कहानी? ओके जी, हाँ जी। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलोनी बनी ना, फिर आप 1585 में पहली कॉलोनी बनने के बाद फिर उन्होंने जो था वो 17 साल बाद दोबारा सोचा कि चलो हम अब दोबारा ट्राई करते हैं, अब हम एक और कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है। उस कॉलोनी का नाम था वर्जीनिया कॉलोनी या जेम्स टाउन कॉलोनी, ठीक है। इसको जेम्स टाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किंग जेम्स के नाम पे जो था ना वो बना था, ठीक है। उसके अलावा जब चार्ट और वर्जीनिया कॉलोनी इसलिए कहा जाता है कि जिस कंपनी को उसके राइट्स दिए गए थे उसको वर्जीनिया जो है वो वर्जीनिया कंपनी कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन 500 लोग जो थे ना वो गए। उन्होंने जो था समर तो भाई बड़े आसानी से गुजार लिया, लेकिन जब वहां पे विंटर आया ना उन 500 में से 440 लोग जो थे ना उनकी डेथ हो गई, ठीक है। और 60 लोग जो थे सिर्फ वो सर्वाइव किए। उस टाइम को हिस्ट्री में स्टार्विंग टाइम्स के नाम से भी याद किया जाता है। इतने बुरे हालात हो गए थे कि लोगों ने जो था ना वो जो लोग मर गए थे ना वो डेड बॉडीज खाना शुरू कर दी थी, और पत्ते और लेदर जो होता है ना जो जूते वगैरह उन्होंने पहने थे वो खाना शुरू कर दिए थे, ठीक है। फिर हुआ ये कि वहां पे 1609 में उनकी किस्मत ऐसे बदली, वो 40-60 लोग भी मर जाते तो जॉन रेफल था उन्हीं कॉलोनिस्ट में से एक बंदा था, ठीक है। वो जो था वो वेस्ट इंडीज में उसने देखा कि भाई स्पेन जो है वो टबैको कमा जो है वो उगा उगा के जो है वो पैसे कमा रहे हैं। तो उसने जो है वो टबैको के सीड्स लेके आया यूएस में, और उसने उस जगह पे जो है ना वो टबैको के सीड्स जो थे वो उगाए। उन जब टोबैको के सीड्स उगा के उसने वापस जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में बेचना शुरू किए, तो इस तरीके से जो है ना उनको उनकी जो है वो आमदनी का जरिया बना, ठीक है। और इस सब में ना जो वहां के नेटिव अमेरिकन थे ना जो उनके साथ रहते थे उसको पुहाटन कबाइल कहते थे, उन्होंने बड़ी हेल्प की, ठीक है। उन्होंने उनको खाना भी प्रोवाइड किया और उन्होंने ये जो टोबैको के सीड्स वगैरह जो कल्टीवेशन थी उसमें भी काफी हेल्प की। तो इस तरीके से जब उन्होंने टोबैको के सीड्स जो है वो बोजे जो है उसे बोए, उसके बाद जो है उन्होंने उस फसल को काटा, उस फसल को उन्होंने जाके जो है वो ब्रिटेन में जो है वो बेचा, उससे जो पैसे वगैरह मिले, तो इस तरीके से उन्होंने रोजगार का एक जरिया पैदा हुआ, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता जो थी ना उन्होंने जो है क्या कहते होते हैं उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनकी जो है वो सर्वाइवल जो है वो आसान होता गया, ठीक है। उसके बाद एक बड़ी वहां पे इंडेंजर्ड सर्वेंट्स जो थे ना उसका भी जो है वो एक रिवाज चला, वो मैं बताती हूँ इंडेंजर्ड सर्वेंट्स होते क्या। अब जैसे जैसे आपकी टोबैको की काश्तकारी जो है वो बढ़ने लगी तो अब उनको ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए थे, ठीक है। और वो तो थे सिर्फ 60। तो उन्होंने जो था ना वो एक इंटेंजेंट सर्वेंट जो है ना उसका जो था वो एक रिवाज जन्म लिया वहां पे। वो इस तरीके से कि अगर उन्होंने जो ब्रिटेन था वहां से लोगों को लाना शुरू कर दिया, वो वहां से जो है वो अमेरिका तक जो उनकी जर्नी थी उसको स्पॉन्सर करते थे लोग, ठीक है, पैसे देते थे, ठीक है। जब वहां पे जो सेटलर्स थे वो पैसे दे के उस बंदे की जर्नी को स्पॉन्सर करके लाते थे, तो अब वो बंदा जो था ना वो सेटलर का मकरूज हो जाता था। तब उसको आके उसके जो टोबैको के फार्म्स है ना उस पर काम करना पड़ता था।
तो वो एक तरीके से जब तक 7-8 साल तक जो उसने उस बंदे पे पैसे लगाए होते थे, उस सर्वेंट पे पैसे लगाए होते थे उसको लाने में ब्रिटेन से अमेरिका, वो पूरे नहीं हो जाते थे ना, तब तक उसको फ्रीडम नहीं मिलती थी। ठीक है, और उसको जो था ना एक तरीके से इंसेंटिवाइज भी कर दिया था ब्रिटेन ने। ठीक है, वो इस तरीके से कि अगर कोई बंदा इस तरीके से एक सर्वेंट लाएगा, लोगों को ज्यादा, क्योंकि वो चाहते थे ना ज्यादा से ज्यादा लोग जाके जो है वो ब्रिटेन में आबाद हों। ठीक है, तो जो ब्रिटेन था, उस ब्रिटेन का जो क्राउन था, उसने कहा कि आप जो है एक बंदा लेके जाएंगे ब्रिटेन से अमेरिका, तो हम आपको जो है वो 50 एकड़ लैंड देंगे। ठीक है, हर बंदा जो आप लेके आएंगे। ठीक है, और एक तो उनको 50 एकड़ की लैंड भी मिलती थी, ऊपर से उनको सर्वेंट भी मिल जाता था जो उनके 7 साल तक जो है ना लैंड पे काम करता था। ठीक है, तो ये इंडेंजर्ड सर्वेंट जो है, इसकी आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि वो क्यों, वो किस तरीके से जो है वो जाता था उसको स्पॉन्सर करके, उसको जो है वो अल्टीमेटली जब तक वो पैसे अदा नहीं कर देता था तब तक उसको जो है वो काम करना पड़ता था वाइट बंदे के फॉर्म पे। ये वाइट सर्वेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर वर्जीनिया में ये भी हुआ, वर्जीनिया कॉलोनी में, कि वहां पे सबसे पहले जो था ना वो पॉलिटिकल एक जो है वो आपका इंस्टीट्यूशन कायम हुआ, जिसको हाउस ऑफ बर्जेसेस भी कहते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से सेल्फ गवर्निंग बॉडी थी। उन्होंने कहा कि हमारे जो डिफरेंट मामलात होते हैं, जैसे ट्रेड और कॉमर्स वगैरह हो गया, इसको रेगुलेट करने के लिए ना हमारे अपने लोग इलेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप कह सकते हैं टाउन हॉल किस्म की मीटिंग्स होती थी, यहाँ पे वो लोगों को इलेक्ट करते थे लोग खुद, और वो उस हाउस में जाके जो था ना वो अपने जो डिफरेंट कॉलोनीज थे उनके लिए खुद फैसला करते थे, खुद लेजिस्लेशन इनिशिएट करते थे। ठीक है, तो ये जो सब चीजें थी ना, ये सब डेमोक्रेसी की जो थी ना वो बुनियाद थी। अब वहां पे रेवोल्यूशन इतनी सक्सेसफुल क्यों हुई, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो थी ना, ये जो था ना वो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस थी। यानी कि उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट में, अब देखा 1617 में जाके उन्होंने जो था ना, मतलब 1617 तकरीबन 2-3-4 साल में ही अपना जो था वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर लिया। वहां पे खुद वो लोगों को इलेक्ट करते थे, खुद एक बॉडी बनती थी, वो खुद अपने लिए फैसला करते थे। और जो गवर्नर था उस टाइम पे, वो जो था वो आपका सिर्फ जो आपका गवर्नर था वो अपॉइंट करता था, किंग अपॉइंट करता था, लेकिन जो इनकी बॉडी होती थी वो लोग खुद कॉलोनिस्ट इलेक्ट होते थे। और वो जो था वो अलबत्ता गवर्नर की फाइनल से होती थी, लेकिन जो ये बॉडी होती थी ये लेजिस्लेशन इनिशिएट भी कर सकती थी, और जो लोगों के मसले होते थे ना वो किंग तक पहुंचाने में एक बहुत अहम रोल अदा करती थी। ठीक है, तो ये इन्होंने डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस शुरू कर दी वर्जीनिया कॉलोनी में। ठीक है, हुआ ये कि फिर तकरीबन 1925 में ये हुआ कि जो उन्होंने वर्जीनिया कंपनी को चार्टर दिया हुआ था वो उन्होंने वापस ले लिया, और जो जो आपकी वर्जीनिया कॉलोनी थी वो डायरेक्टली जो थी ना वो किंग के कंट्रोल में चली गई। उसके बाद प्लायमथ और मैसाचुसेट्स जो थे वो 1620 में स्टैब्लिश हुए, और उसके पीछे कहानी क्या थी कि जो प्यूरिटन्स थे ना, जो कि कैथलिक्स भी नहीं थे और प्रोटेस्टेंट्स भी नहीं थे, ठीक है, इंग्लैंड में, अब वो जो थे ना वो परसिक्यूट हो रहे थे। ठीक है, प्यूरिटन्स भी, तो उन्होंने कहा कि यार ये कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स तो आपस में ही लड़ते रहे हैं, ठीक है, लड़ते रहते हैं और हम पे भी फिर जुल्म करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि रिलीजियस टॉलरेंस उस टाइम पे यूरोप में इतनी नहीं थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमें तो अपनी जमीन चाहिए। ठीक है, तो पहले वो नेदरलैंड्स गए, जब वो नेदरलैंड्स में गए तो वहां पे भी उनको रिलीजियस परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा। फिर वो वहां से जो है ना उन्होंने कहा कि अब ये जो नई लैंड डिस्कवर हुई है ना, हम यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो था ये मे फ्लावर कंपनी, जैसे पिछली कंपनी जो थी उसका चार्टर किसको मिला था, वर्जीनिया कंपनी को, लेकिन जो प्लायमाउथ और मैसाचुसेट्स थी ना, इसका जो चार्टर मिला था ना वो आपकी मे फ्लावर कंपनी को मिला था। ठीक है, तो तकरीबन 144 लोग जो थे ना वो जो थे वो उन्होंने जो है वो ये जर्नी शुरू की प्लायमाउथ से, जो है वो जो प्लायमाउथ का जो एरिया था, ये भी जो नई नई लैंड डिस्कवर हुई थी उस पर एक एरिया था, और जिस शिप में इन्होंने ट्रैवल करना था उसका नाम था मे फ्लावर शिप। ठीक है, तो अब जैसे ही उन्होंने जो है ना अपनी जर्नी स्टार्ट की तो उन्होंने एक एग्रीमेंट क्राफ्ट कर लिया। ठीक है, उसको कहते हैं मे फ्लावर एग्रीमेंट या मे फ्लावर पैक्ट। इस पैक्ट के जो वो पैक्ट था क्या कि बेसिकली कुछ रूल्स थे कि किस हिसाब से जब जो नई दुनिया में जा रहे हैं, जो न्यू लैंड में जा रहे हैं, उसमें हम किस तरीके से रहेंगे। तो उसके 3-4 पॉइंट थे। पहला था ये कि हम जो क्वीन, अलबत्ता वो रिलीजियस परसिक्यूशन से जो थे ना वो बहुत ज्यादा तंग थे, लेकिन उन्होंने वो किंग और क्वीन के जो थे ना वो लॉयल थे। उन्होंने कहा कि हम जो है ना अपनी किंग एंड क्वीन से लॉयल रहेंगे, अलबत्ता हम एक नई जगह पे जा रहे हैं, हम रिलीजियस परसिक्यूशन से तंग आके जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारी लॉयल्टी जो है ना वो किंग एंड क्वीन के साथ है। ठीक है, हम खुदा से लॉयल रहेंगे। ठीक है, हम डिस्प्यूट्स जो है उनको सेटल करेंगे, पीसफुली सेटल करेंगे। उसके अलावा हम जो है वो हमारी इक्वालिटी होगी और हम जस्टिस से काम लेंगे। ठीक है, हमारे जो है वो मुनसिफाना तरीके से हम अपने मसलों को हल करेंगे और हर किसी को उसका हक देंगे। ठीक है, उसके अलावा
हर बंदा काम करेगा, हर बंदा जो है ना वो कॉलोनी के बेनिफिट के लिए काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कुछ लोग काम करेंगे और बाकी आराम करेंगे। ठीक है, ये 5-6 किस्म के जो है 5 जो है ना वो उन्होंने मेफ्लावर पैक्ट में जो है ना वो पॉइंट्स लिखे। ठीक है, उसके बाद इनके साथ भी वही हुआ जो कि पिछले वालों के साथ हुआ था वर्जीनिया। 1621 के विंटर्स आए, उनके लिए सर्वाइवल फिर डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, लेकिन फिर इनकी हेल्प को कौन आए? नेटिव अमेरिकन इंडियंस। ठीक है, उन्होंने जो था ना वो पिलग्रिम्स या जो ये जो प्यूरिटन्स आए थे इनके साथ जो था ना वो रिलेशन स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। उस टाइम पे वहां पे जो था ना वो एक लोकल बंदा था जिसको कहते थे स्क्वांटो। स्क्वांटो जो था ना उसको अंग्रेजी आती थी। क्यों? क्योंकि कुछ अर्सा पहले जो था ना उसको किडनैप किया गया था और उसको इंग्लैंड लेके गए थे, जिस तकरीबन 10 साल पहले, जब स्पेन वगैरह ये जो दूसरी यूरोपियन पावर्स थी। ठीक है, तो उसको इसलिए थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती थी। तो जब उसने जो था वो जो आपके प्यूरिटन्स वगैरह आए थे उनसे अंग्रेजी में बात की तो उसने कहा कि भाई ये बंदा तो हमारे बड़े काम के। तो उसने एक तरीके से जो नेटिव अमेरिकन थे और जो आपके प्यूरिटन्स थे उनके दरमियान में इंटरप्रेटर का रोल अदा किया और दोनों को करीब लाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। ठीक है, तो स्क्वांटो ने जो था ना जो लोग आए थे क्योंकि उनके लिए सर्दी बहुत डिफिकल्ट हो गई थी, उनको समझ नहीं आया था कि भाई वो सर्वाइवल अपना कैसे करें। तो उन्होंने जो पिलग्रिम्स थे उनको जो है वो कल्टीवेशन सिखाई। उसने कहा कि आप जो है ये आपकी जो लैंड है ये जो इसको आप फर्टिलाइज कैसे कर सकते हैं। जो आपकी क्या कहते होते हैं मरी हुई जो होती है ना मछली होती है उसकी जो खाद होती है ना उससे जो है ना आप अपनी जमीन को बहुत ज्यादा फर्टिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जिससे उनकी जो क्रॉप थी ना वो जो कॉर्न क्रॉप वो वहां पे उगा रहे थे ना उस जगह पे वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। तो इससे तो फायदा जो था वो अमेरिका जो आपके सेटलर्स थे उनको बड़ा फायदा हुआ। स्क्वांटो ने उनको ये जो एक बहुत बड़ा राज बता के कि आप जो है किस तरीके से अपनी जो लैंड है उसको फर्टिलाइज कर सकते हो और उसको ज्यादा जो है वो उससे अपनी जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो। तो इससे जो है वो नेटिव अमेरिकन बड़े खुश हुए। और फिर लेकिन नेटिव अमेरिकन जो पिलग्रिम्स थे वो बड़े खुश हुए। लेकिन नेटिव अमेरिकन ने कहा कि हमने आपकी हेल्प किया तो अब आपको भी हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। उस टाइम पे नेटिव अमेरिकन भी आपस में बड़ा लड़ते होते थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप जो है ना ये जो हमारे साथ लोग रहते हैं ना जो स्क्वांटो के कबीले के लोग थे उन्होंने कहा कि हमारे साथ वाला जो ट्राइब है ना इस पे आपके पास आर्म्स भी हैं, आपके पास इतना कुछ है, आपके पास जो है वो पिस्टल्स वगैरह वेपन्स वगैरह थे उनके पास। ब्रिटेन से जो लोग आते आप ना हमारे साथ मिलके ना उनको जो है ना वो मारने में हेल्प करें। ठीक है, वो हम पे अटैक कर ताकि हमारा जो वो एक डर है ना वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने जो है ना ब्रिटेन ने जो है वो नेटिव अमेरिकन की हेल्प की और जो उनके ओपोनेंट ट्राइब्स थे ना उनको जो है वो खत्म करने में हेल्प की। तो जब वो खतरा भी टल गया और उनकी क्रॉप्स भी अच्छी हो गई तो उन्होंने एक तरीके से जो है ना जब आपकी कॉर्न की क्रॉप्स उगी और वहां से जो है उन्होंने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया। फिर उन्होंने मिलके जो है नेटिव अमेरिकन और ब्रिटेन ने जो उनका मुखालिफ कबीला था उनको भी शिकस्त दी। तो एक तरीके से सेलिब्रेशन। ठीक है, उस सेलिब्रेशन काफी 3-4 दिन तक जो था ना वो चलती रही। उसमें उन्होंने जो था वो टर्की हो गया, फिश हो गया, कॉर्न ब्रेड हो गया। ठीक है, इस तरीके से पार्टी टाइप की नेटिव अमेरिकन और प्यूरिटन्स ने मिलके। ठीक है, जो प्लायमथ और मैसेच्यूसेट्स की कॉलोनी बनी थी उसमें रहते थे। तो उस इवेंट को जो है ना थैंक्स गिविंग के नाम से आजकल याद किया जाता है हिस्ट्री में। आप लोगों ने भी सुना होगा कि अक्सर जो है ना वो थैंक्स गिविंग पे टर्की वगैरह इस चीज से सेलिब्रेट करते हैं। तो उस थैंक्स गिविंग के पीछे स्टोरी ये है कि नेटिव अमेरिकन ने जो हेल्प की थी ब्रिटेन से लोग आए थे प्यूरिटन्स की उनकी, और जो प्यूरिटन्स ने हेल्प की थी नेटिव अमेरिकन की। तो उन दोनों ने मिलकर जो एक तरीके से कॉपरेशन से जो एक दूसरे को फायदा पहुंचाया था उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए जिन्होंने पार्टी वगैरह की थी उस चीज को थैंक्स गिविंग के नाम से याद किया जाता है। ठीक है, तो जब भी आपकी फसल वगैरह की कटाई होती है हमेशा आपने देखा होगा 4th थर्सडे ऑफ नवंबर को ये इवेंट सेलिब्रेट होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट लिंकन ने इसको ऑफिशियली एक छुट्टी का दिन भी डिक्लेयर किया था। ठीक है, उससे पहले ये मनाई जाती थी लेकिन प्रेसिडेंट लिंकन ने उसको एक तरीके से फॉर्मलाइज कर दिया था। तो अब आपको समझ आई इस प्लायमथ और मैसेच्यूसेट्स की स्टोरी और थैंक्स गिविंग के पीछे की कहानी। अच्छा, अब हम आगे थोड़ी अब ये जो थे ना या मैंने आपको बताया ना 2-3 जो आपकी कॉलोनीज है ना उनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल से पता होना चाहिए। बाकी कॉलोनीज के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा ना तो आप जो है ना उस क्वेश्चन को बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कनेक्टिकट जो कॉलोनी है। इनिशियली 13 कॉलोनीज स्टैब्लिश की थी ब्रिटेन में, तो उन 13 कॉलोनीज के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। जो कनेक्टिकट की कॉलोनी है वो कैसे एस्टैब्लिश हुई। ये बेसिकली मैसाचुसेट्स का जो था ना एक बंदा था उसका मैसाचुसेट्स में एक बंदा था उसकी लड़ाई होगी उसके गवर्नर के साथ। तो वो जो था उसने जो आके जो है ना वो अपनी एक नई जो है वो बना ली क्या कहते हैं कॉलोनी एस्टैब्लिश कर ली जिसको कनेक्टिकट कहते हैं। ठीक है,
अलबत्ता उसकी जो थी वो रिलीजियस टीचिंग्स पे कोई नहीं हुआ था। उसने बस ये कहा था कि उस टाइम पे जो चर्च है ना, चर्च की मेंबरशिप मैसाचुसेट्स में सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती थी, ठीक है। हर कोई जो था वो जो आपका हाउस ऑफ बर्जेसेस बना था उसी तरीके से फिर आपका जो था वो मैसाचुसेट्स में भी जो था वो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बना। तो वहां पे सिर्फ वही लोग वोट डाल सकते थे जिनके पास जो थी वो चर्च की मेंबरशिप थी। तो उसको बहुत गुस्सा आया उस बंदे को, जो कि क्या कहते हैं, हुकर, जो कि एक प्यूरिटन था। उसने कहा कि आपने जो है वो वोटिंग राइट्स को चर्च की मेंबरशिप से क्यों एसोसिएट किया, आप इस चीज को खत्म कर दें। आपको चाहिए कि आप कहें कि हर बंदा वोट डाल सकता है, सिर्फ वही बंदा वोट नहीं डालना चाहिए जो चर्च का मेंबर हो, ठीक है। रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए। वो बेसिकली चाहता था कि आप रिलीजन को स्टेट के अफेयर्स को सेपरेट रखें। तो इस बात पे उसकी लड़ाई होगी और वो फिर जो है ना उसने आके कनेक्टिकट में एक अपनी अलग कॉलोनी एस्टैब्लिश कर ली, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट कॉलोनी है रॉड आइलैंड, इसमें भी जो था ना रॉजर विलियम्स, ये इसकी भी लड़ाई हुई थी मैसाचुसेट्स के जो गवर्नर था ना उसके साथ। उसकी लड़ाई इस बात हुई थी कि वो चाहता था उसका भी मेन रीजन ये था कि आप चर्च और स्टेट को सेपरेट सेपरेट रखें, और वो चाहता था कि आप थोड़ी ज्यादा रिलीजियस फ्रीडम दें। वहां पे इतनी ज्यादा रिलीजियस फ्रीडम नहीं थी, ठीक है। मैसाचुसेट्स में जो वहाँ के प्यूरिटन्स थे, तो प्यूरिटन्स के अलावा जो डिफरेंट और कैथोलिक्स होते थे उनको परसिक्यूट किया जाता था। वो कहता था ये गलत बात है। वो ये भी कहता था कि आप नेटिव अमेरिकन से उनकी जमीनें छीन लेते हैं, ठीक है, और आप उनको पैसे नहीं देते, ठीक है। और ये भी इस बात पे जो था ना उसकी लड़ाई होगी, और उसमें आके जो है ना वो उसको वहां से उन्होंने मैसाचुसेट्स का जो गवर्नर था उसने निकाल दिया, और उसने आके रोड आइलैंड में जो है ना अपने फॉलोअर्स के साथ एक नई कॉलोनी स्टैब्लिश कर दी। तो रोड आइलैंड जो है वो भी, रोड आइलैंड और कनेक्टिकट दोनों मैसाचुसेट्स से जो लोग नाराज हुए थे उन्होंने आके बनाई थी। फिर एक डेलावेयर की कॉलोनी थी, वो जो थी न्यूयॉर्क की कॉलोनी पहले जो थी ना वो डच के कंट्रोल में थी, बाद में जो है ये ब्रिटेन के कंट्रोल में लड़ाई से 1664 में चली गई, ठीक है। तो इसके पीछे छोटी सी स्टोरी ये। फिर आपकी पेंसिल्वेनिया की कॉलोनी है। पेंसिल्वेनिया जो थी ना वो एक बंदे ने स्टैब्लिश की थी, उसको राइट मिले थे विलियम पेन को। वो बेसिकली चाहता था कि एक आइडियल सोसाइटी बनाए, ठीक है, जो वो रिलीजन फॉलो करता था, क्वेकर्स की सोसाइटी बनाना चाहता था। अब क्वेकर्स कौन होते हैं? क्वेकर्स वो होते हैं जो कि चाहते हैं कि ऐसी सोसाइटी हो जिसमें रिलीजियस फ्रीडम हो। ये वॉर के बहुत खिलाफ होते हैं, ये चाहते हैं कि बस जो है ना पीस रहना चाहिए, वॉर की तरफ लोगों को जाना नहीं चाहिए। विमेन राइट्स के बहुत बड़े जो थे ना ये प्रोपोनेंट्स थे, और ये भी चाहते थे कि कोई टैक्स सपोर्टेड चर्च नहीं होना चाहिए, यानी कि आपकी रिलीजन और जो आपकी स्टेट के अफेयर्स है ना वो सेपरेट सेपरेट होने चाहिए, ठीक है। तो इसने आके जो थी वो इस तरीके से कॉलोनी एस्टैब्लिश की कि भाई मैं इस तरीके की जो सोसाइटी है ना वो एस्टैब्लिश करूंगा, इस तरीके मतलब उसके अंदर ये जो है ना मेरे असूल होंगे, ठीक है। तो ये जो है पेंसिल्वेनिया की स्टोरी थी कि पेंसिल्वेनिया क्यों स्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद आपकी मैरीलैंड की कॉलोनी है। यहाँ पे जो था वो बाल्टीमोर नाम का बंदा था, उसको उन्होंने राइट्स थे, उसने जाके अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश की। जो बंदा जाके कॉलोनी स्टैब्लिश करता था तो उस कॉलोनी से जो पैसे होते थे वो उसी बंदे को जाते थे, ठीक है। ये बंदा जो था ना वो चाहता था कि जो कैथलिक्स है ना वो बहुत परसिक्यूट हो रहे हैं इंग्लैंड में, ठीक है। तो वो जो है ना वो यहाँ पे आके जो है ना आसानी से अपनी जिंदगी गुजार सके, तो उसने मैरीलैंड की जो है ना वो जगह ली और वहां पे आके एक कॉलोनी एस्टैब्लिश कर ली, ठीक है। और फिर क्या कहते होते हैं, यहाँ पे जो है उसने जो है फिर रिलीजियस फ्रीडम का एक्ट भी पास किया कि तमाम जो कैथलिक्स वगैरह हैं वो आसानी से अपना रिलीजन जो है ना वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। फिर मेन कॉलोनी जो है ना वो बेसिकली मैसेच्यूसेट्स से ही आपकी अलहदा हुई थी, ठीक है। ये भी इनके भी जो थे ना वो इख्तलाफात थे मैसेच्यूसेट्स के गवर्नर के साथ, तो इन्होंने भी अलहदा अपनी कॉलोनी बना ली थी, ठीक है। जो न्यू हैम्पशायर की कॉलोनी है ये कैप्टन मेसन ने एस्टैब्लिश की थी। जो आखिरी 3-4 कॉलोनीज है ना इनकी आपको बस ये पता होना चाहिए किसने एस्टैब्लिश की थी और ये कब एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। जो न्यू जर्सी की कॉलोनी है उसमें तकरीबन 24 प्रोप्राइटर्स थे, यानी कि 24 लोग थे जिन्होंने जो है वो कॉलोनीज आके स्टैब्लिश की, और उन 24 लोगों की आपस में लड़ाई होगी कि भाई जो पैसा आ रहा है वो तुम ज्यादा ले रहे हो, मैं ज्यादा ले रहा हूँ, इस तरीके से। तो इस तरीके की जो लड़ाई हुई ना, तो आपका जो किंग था ना उसने कहा कि भाई तुम राइट्स वापस करो, ये जो तुमने कॉलोनी स्टैब्लिश कर लिया ये तो कर दिया, इसके अब जो भी पैसा होगा वो मुझे जाएगा, तुम्हारे साथ हम एग्रीमेंट ही खत्म करते हैं, ठीक है। तो न्यू जर्सी की कॉलोनी इस तरीके से जो था वो स्टैब्लिश हुई। उसके बाद नॉर्थ एंड साउथ कैरोलिना में ये था कि ये तकरीबन 8 प्रोप्राइटर्स 8 लोगों ने बनाई थी, जो कि 8 लोगों में पैसे डिवाइड होने थे, इससे जो इनकम जनरेट होनी थी, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि ये सिर्फ कैरोलिना पहले पूरी एक जो थी ना वो कॉलोनी थी। नॉर्थ की तरफ जो थे ना वो अमीर लोग रहते थे,
और साउथ की तरफ जो बेचारे फार्मर्स गरीब थे ना वो रहते थे। तो इन जो यहाँ के साउथ के इनहेबिटेंट्स थे ना उनको बड़ा फील होता था कि जो है ना नॉर्थ वाले ये हम जो है इधर बहुत इनइक्वालिटी है, वेल्थ इनइक्वालिटी है, ये जो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं और हम गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी कॉलोनी जो थी ना वो फिर साइड पे कर ली थी, सेपरेट कर ली थी। तो बाद में उन्होंने ऑफिशियली जो था ये जो कैरोलिना की जो थी कॉलोनी थी, ये दो कॉलोनीज में स्टैब्लिश जो थी वो डिवाइड हो गई थी, एक नॉर्थ कैरोलिना हो गई थी, एक आपकी साउथ कैरोलिना होगी। जो आपकी जॉर्जिया की कॉलोनी थी ना, जॉर्जिया की कॉलोनी जो थी वो सॉरी जॉर्जिया की कॉलोनी इसलिए उन्होंने एस्टैब्लिश की थी कि उनको लगा कि एक बफर जोन होना चाहिए। जो आपकी कैरोलिना है ना उसके नीचे है जॉर्जिया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक बफर जोन होना चाहिए जहां से जो है ना वो स्पेन जो है ना वो हम पे अटैक वगैरह ना कर सके। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अगर मुझे पीछे जाने दें, ये जॉर्जिया है ना, उस टाइम पे फ्लोरिडा में स्पेन की हुकूमत थी। तो जॉर्जिया इसलिए उन्होंने एस्टेब्लिश किया कि किंग को लगा कि ये जो साउथ कैरोलिना है ना और फ्लोरिडा, इसके दरमियान में भी एक कॉलोनी होनी चाहिए। बफर जोन ये होता है कि अगर कोई जो कंट्री है, मतलब बफर जोन आप कह सकते हैं कि ऐसा रीजन जो कि एक न्यूट्रल स्टेट का किरदार अदा करे, न्यूट्रल जगह का किरदार अदा करे। मतलब उस टाइम पे तो साउथ कैरोलिना जो थी ना वो यूएस का पार्ट थी, यूएस की कॉलोनीज का पार्ट थी। तो उसको लगता था कि फ्लोरिडा जो है ना वो डायरेक्टली साउथ कैरोलिना पे अटैक ना कर दे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो था ना बहुत ज्यादा आपकी कैश क्रॉप्स वगैरह थी, यहाँ से बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था। तो जॉर्जिया की उन्होंने कॉलोनी इसलिए एस्टैब्लिश की, ये वाला रीजन इसलिए बनाया कि जो ये जो साउथ कैरोलिना है और ये जो फ्लोरिडा के अंडर स्पेन के अंडर जो फ्लोरिडा है, वो वाली जगह एक तरीके से सेफ रीजन आप जिसको कह सकते हैं। बफर जोन होता है एक तरीके से सेफ रीजन। जैसे कि जब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब यूएसएसआर और यूएसए में सर्द जंग, कोल्ड वॉर थी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूएसएसआर ने ये कहा कि जो ईस्ट यूरोप है, ठीक है, यानी कि जो रशिया के साथ के एरियाज हैं जैसे पोलैंड हो गया, ठीक है, जो आपकी ईस्ट जर्मनी हो गया, वो आप बफर जोन के तौर पे मुझे दे दें। यानी कि कोई ऐसा रीजन होना चाहिए चमन एक मिनट में आपको क्वेश्चन, चमन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। हाँ, मतलब इस तरीके का रीजन दरमियान में ऐसा कोई न्यूट्रल रीजन होना चाहिए जो कि आपका जो है वो एक तरीके से, अगर आप अपनी सेफ्टी के लिए कंट्री कहता है कि कोई ऐसा रीजन होना चाहिए जो कि वॉर को पैसिफाई कर सके, ठीक है, जो कि आपको जो है ना एक तरीके से प्रोटेक्शन दे सके, टेरिटोरियल प्रोटेक्शन दे सके। जी जी, चमन बॉर्डर, ऐसे ही है। समझ आइए आपको महताब? ओके, समझ आ गया, ठीक है, ओके। अच्छा जी, ये थोड़ी सी जो थी ना वो कॉलोनीज की स्टोरी थी, ये कॉलोनीज किस किस तरीके से 13 कॉलोनीज एस्टैब्लिश हुई, ठीक है। तो अब इसमें से आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डिटेल हर किसी की याद करने की जरूरत नहीं है आपको। जो रोनॉक है, वर्जीनिया है और मैसाचुसेट्स है ना, इनकी थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए। बाकियों का आपको बस एक एक पॉइंट जहन में होना चाहिए कि क्यों एस्टैब्लिश हुई, फिर उससे आपने लिंक जनरेट कर लेना, क्योंकि आपने 20 नंबर का क्वेश्चन लिखना होता है और जो 20 नंबर का क्वेश्चन है ना वो आपका कम से कम तकरीबन 6-7 पेजेस पे होना चाहिए, सही है। तो उसके लिए जो है ना आपके पास इतना कंटेंट होना चाहिए जिसको आप एक्सटेंड जो है ना वो एक्सपेंड कर सकें, ठीक है। तो आपको ये 13 कॉलोनीज का समझ आया कि 13 कॉलोनीज किस तरीके से एस्टैब्लिश हुई हैं। ओके जी, ये हमने कॉलोनीज का पढ़ लिया, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब वन क्वेश्चन दो, जी जी पूछे। जी जी, ये दोनों सेपरेट हैं, एक मिनट। न्यूयॉर्क, जी जी, न्यूयॉर्क जो था वो डच के कंट्रोल में था, डेलावेयर नहीं था। ठीक है, मैं इसको देख लूंगी, मुझे करेक्शन करनी पड़ेगी। थैंक यू। न्यूयॉर्क जो था वो डच के कंट्रोल में था, ठीक है, जो कि बाद में जो था वो इंग्लैंड के अंडर चला गया था। डेलावेयर जो था वो अलहदा था। इसको मैं देख लूंगी, इसको मैं करेक्शन करती हूँ, ठीक है। ओके, सही है।
इसकी फिर मैं अपडेट करके ना आपको डाल दूंगी इसमें। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो डिफरेंट कॉलोनीज थी ना, उन कॉलोनीज में जो जब सेटलर्स आके आबाद होना शुरू हुए ना, तो उन्होंने वहां पे जो नेटिव अमेरिकन ऑलरेडी आबाद थे ना, उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। ठीक है, तकरीबन सेटलर्स ने जो वहां पे 80% नेटिव अमेरिकन थे ना, उनको जो है वो मार दिया तकरीबन। अब आप जैसे कि पहले तो उन्होंने जो था उनके साथ थोड़ी सी कॉपरेशन की, जैसे कि मैसेच्यूसेट्स और प्लायमथ में भी की। शुरू शुरू में तो उन्होंने कॉपरेशन की, लेकिन जैसे जैसे टोबैको की उनकी प्रोडक्शन बढ़ती गई, उन्होंने उनको और लैंड, क्योंकि टोबैको जो है ना वो एक एग्जॉस्टिव क्रॉप है, तो उसकी वजह से जो लैंड है ना वो बहुत जल्दी बैरन हो जाती है, बहुत जल्दी जो है ना वो खराब हो जाती है। तो उनको नई लैंड की जरूरत थी, और वो नई लैंड उनको कहाँ से मिल सकती थी, जिसपे नेटिव अमेरिकन आबाद थे। तो नई लैंड को की एक्विजिशन के चक्कर में, नई लैंड पाने के चक्कर में जो था, वो नेटिव अमेरिकन को जो है ना उन्होंने मारना शुरू कर दिया। तो अब ये एक टाइमलाइन मैंने बनाई हुई है कि 1585 में आपकी पहली कॉलोनी एस्टैब्लिश हुई, फिर आपकी वर्जीनिया बनी, फिर प्लायमथ बनी 1622 में, और आहिस्ता आहिस्ता करके 1585 से 1732 तक जो है ना वो आपकी 13 कॉलोनीज एस्टैब्लिश। ठीक है, तो ये नीचे मैप बना हुआ है। अलबत्ता अगर आप ये मैप बनाना सीख लें तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, कि जैसे इसमें आपने 13 कॉलोनीज जो है ना वो एक्सप्लेन की हुई हो। ठीक है, तो जैसे अब जैसे आपका ना ये अब आप देखें, जब आपका पहला फ्लैग बना था ना यूएस का, जब इंडिपेंडेंस उसको मिली थी, तो यहाँ पे 13 स्टार्स थी। लेकिन अगर अब आपकी अब देखेंगे ना यूएस का फ्लैग, तो उसमें 50 स्टार्स हैं, जो कि 13 स्टार्स उस टाइम पे 13 कॉलोनीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे जब यूएस ने इंडिपेंडेंस ली थी। और अब वो जो 50 स्टार्स है ना यूएस के परचम में, वो 50 स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही है, तो ये जो थी ना वो 13 कॉलोनीज आपकी 1732 तक एस्टैब्लिश होगी। तो इसमें भी डिवीजन थी। जो ये नीचे वाली कॉलोनीज थी ना, साउदर्न कॉलोनीज, यहाँ पे जो थी ना वो फार्मिंग बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी, यानी कि यहाँ पे जो थे वो फार्मिंग का कल्चर बहुत ज्यादा था, एग्रीकल्चर पे लोग ज्यादा रिलाई करते थे। ठीक है, जो आपकी न्यू इंग्लैंड कॉलोनी थी ना, जो बिल्कुल टॉप पे कॉलोनीज थी, ठीक है, ये मैसेच्यूसेट हो गया, रोड आइलैंड हो गया, कनेक्टिकट हो गया। ठीक है, ये जो आइलैंड थी ना, जो ये वाली आपकी कॉलोनीज थी, ये कॉलोनीज जो थी ना वो फिशिंग हो गया, यहाँ पोर्ट्स वगैरह होते थे, और फर ट्रेडिंग हो गया। ठीक है, जो जानवरों के जो वूल वगैरह जो है उसकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगी, वो बहुत अच्छा बिजनेस था। ठीक है, तो न्यू इंग्लैंड की कॉलोनीज इस वजह से बहुत फेमस थी। जो आपकी मिडिल कॉलोनीज है ना, ये दरमियान वाली कॉलोनीज, यहाँ पे ये जो थी ना, इसके अंदर न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज और आपकी जो है साउदर्न कॉलोनीज है, इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है, यहाँ पे क्रॉप्स भी बहुत अच्छी होती थी, फार्मिंग भी बहुत अच्छी होती थी, और फर ट्रेडिंग और शिप बिल्डिंग की एक्टिविटीज भी बहुत अच्छी होती थी। तो अगर आप ये आपको आइडिया हो ना कि कौन सी कॉलोनी किस जगह पे थी, 13 कॉलोनीज, ठीक है, तो ये भी एक तरीके से जो है बहुत ज्यादा आपके लिए जो है ना वो आपको एडवांटेज मिल सकता है। बाकी जो है वो जो आपके साथ कंपेटिटिव एग्जाम में लोग जो है वो compete कर रहे होते हैं, कि अगर आप ये जो डायग्राम है, अगर कॉलोनाइजेशन का क्वेश्चन आए कि कॉलोनाइजेशन किस तरीके से हुई थी और आप ये डायग्राम बनाए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? कॉलोनीज के बारे में कोई क्वेश्चन तो नहीं है कि कॉलोनीज किस तरीके से एस्टैब्लिश हुई, उसके बाद कब तक बनी? ठीक होगा। अच्छा जी, उसके बाद आपने जब 1732 तक आपकी कॉलोनीज वगैरह